जनादेश में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और जो रिजल्ट हैं वो इस बार आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके क्लियर होने में काफ़ी समय लग रहा है, क्योंकि टक्कर बड़ी कांटे की है और एक के बाद एक जो ऊपर नीचे का खेल चल रहा है। कभी 100, 200, 500 इस तरह के भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आप जाके आंकड़े देख सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं और जो एनडीए अलायंस के उम्मीदवार हैं उनके बीच इस तरह के कांटे की टक्कर आ रही है। इस कारण से जो सीधे सीधे जीत और हार का आंकड़ा घोषित होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कौन 5 सबसे बड़े प्लेयर 2024 के बन के उभरे हैं, कौन लोग हैं, वो कौन सी पार्टियां हैं। उसमें मैं मानता हूं कि इस बार अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं वो इस पूरे खेल में सबसे बड़े किंग मेकर की भूमिका में हैं। ममता बनर्जी 31 सीटों के साथ मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली हैं। अब आगे आने वाले दिनों में वो एनडीए के साथ जाके बैठ जाती हैं या इंडिया के साथ जाके बैठ जाती हैं, ये भी मामला बड़ा दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। डीएमके के स्टालिन 21 सीटों के साथ जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि तीसरे नंबर के प्लेयर बन के उभरे हैं। नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि शायद इस बार उतनी सीटें उनकी नहीं आएंगी, लेकिन नीतीश कुमार की 14 सीटें यानी कि जेडीयू की 14 सीटें आई हुई हैं। और चंद्रबाबू नायडू तमाम हिचकोले खाते हुए, जेल की यात्रा करते हुए 14 सीटों को लेकर के वो काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं। और एनडीए के संयोजक भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सामने आ रहा है। और शिवसेना, जिसको कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में डार्क हॉर्स बन के उभरने वाले उद्धव ठाकरे 11 सीटों पर अपनी जीत लगभग सुनिश्चित कर चुके हैं। इनमें से 2 पार्टियां यानी कि जेडीयू नीतीश कुमार और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू, ये 2 लोग हैं जो पहले से ही इंडिया अलायंस के साथ हैं। लेकिन अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ हैं और नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, किसी के साथ नहीं है। सारा दारोमदार ममता बनर्जी के ऊपर दिखता है कि वो किस तरफ जाकर बैठती हैं। अगर वो इंडिया अलायंस के साथ जाके बैठ जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब चूँकि जगह जगह से ये भी कयास सुनने को मिल रहे हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है नहीं कह सकते, ना ये मेरे विचार हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जैसा कि नीतीश कुमार जी का कैरेक्टर है, अगर उनको कुछ ऐसा मिलता हुआ दिखाई दे जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें ऑफर न कर पाए तो उनके ऊपर भी दांव लगाया जा सकता है और इंडिया अलायंस उनके ऊपर दांव लगा सकता है। कह रहे हैं कि शरद पवार उनसे ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे उनके संपर्क में हैं, कांग्रेस के जो कुछ सूत्र हैं उनके संपर्क में हैं। तो मामला बड़ा दिलचस्प बन गया है। भले अभी रिजल्ट पूरी तरह से नहीं आए हों, लेकिन हर विश्लेषक के लिए, हर समाचार न्यूज से जुड़े हुए किसी भी पर्सन या पर्सनालिटी के लिए पिक्चर लगभग साफ है। अब साफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 235 से 241 सीटों पर डायरेक्ट जीतते हुए दिखाई दे रही है। बाकी का जो आंकड़ा उनके सामने दिखाई दे रहा है और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, राहुल गांधी जो चिल्ला चिल्ला के मीडिया के सामने बोल रहे थे 295, तो 295 इस समय भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े पर टिकी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर 231 हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी की अगर 31 सीटें जुड़ जाती हैं तो ये संख्या 200 सीधे 62 हो जाती है। और इसके अलावा जो अदर्स की संख्या में खड़े हैं लोग, वो जुड़ जाते हैं तो ये संख्या सीधे जो है 280 के आसपास पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर जोड़ तोड़ हुआ और लोगों को इंडिया अलायंस के साथ आराम दिखा और सहूलियत दिखी तो कुछ भी हो सकता है। इस समय बात यहीं पर आके टिकी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी का जो कौशल है वो काफ़ी जो है मजबूत है। और कहा जाता है कि जब ये लोग फ़ोन उठा करके किसी भी घटक दल से बात करें तो इनको सहयोग ही मिलता है, असहयोग नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में शहनवाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम शहनवाज जी के पास चलते हैं, उनसे जानना चाहते हैं। पहला सवाल ये कि आप चूँकि जब 29 साल के थे तो भारत में वाजपेयी सरकार में आप कैबिनेट मंत्री बन गए थे, तब से लेकर के अब तक का जो इतना लंबा अनुभव, लंबा सफ़र राजनीति में आपका रहा, इस बार क्या ऐसा हुआ कि सारे एग्जिट पोल लगभग फेल कर गए?
हाँ, ये सही है कि जो एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे वो रिजल्ट उस तरह का नहीं आ रहा जी। और हमने भारत एक्सप्रेस के स्टूडियो में जाकर बातचीत किया था जी। और हमने कहा था आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। जी ये 3 बात मैंने आपके स्टूडियो में आकर आपके एंकर से कही थी। बिल्कुल। और वो बात सही हुआ। आ रहे हैं मोदी, जीत रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपके स्क्रीन पर 295 दिख रहा है हमें। बिल्कुल दिख रहा है जी। 295 दिखने का मतलब 272 से प्लस। बिल्कुल। तो यानी हम बहुमत से, मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये नेहरू जी को एजाज हासिल था, बिल्कुल। अब वो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और क्योंकि अब नवीन बाबू भी चुनाव हार गए हैं, तो अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल को जोड़ लेंगे तो भारतीय राजनीति में सबसे लंबे कार्यकाल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिला के वो रहने वाले। बिल्कुल। एक और तो सवाल एक बड़ी बात है। एक और सवाल छोटा सा, क्योंकि रजत जी जब इंटरव्यू ले रहे थे भारत मंडपम में प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री जी ने हंसते हंसते मजाक में स्वीकार कर लिया था कि 400 का नारा तो जो है इन लोगों को गुमराह करने के लिए, इन लोगों को कोई अलग लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हमने दिया था। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि भाई 400 का आंकड़ा तो पार नहीं होगा, लेकिन 400 के आंकड़े में इन लोगों को उन्होंने उलझा दिया। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री बात करेंगे पार्टी ऑफिस में और कोई कार्यकर्ता उनसे सवाल करेगा कि प्रधानमंत्री जी 400 तक तो हम नहीं पहुंचे, हम तो 250 तक भी सीधे सीधे नहीं पहुंच पाए अकेले भारतीय जनता पार्टी, तो आपको क्या लगता है कि ये सवाल का जवाब क्या देंगे? अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी आप होते तो क्या जवाब देते? देखिए, जब शुरू में हम लोग नारा लगाते थे 80 में, 84 में, 89 में, तो क्या नारा लगाते थे? अब की बारी अटल बिहारी। बिल्कुल। और चुनाव आता था तो बारी नहीं आती थी। अटल जी ने एक बार कहा भी कि बार बार आप लोग नारा लगाते हो अब की बारी अटल बिहारी, और कार्यकर्ता के नारा लगाने से नहीं, जनता न बनाएगी, बारी देगी तो बारी मिलेगी जी। तो हम लोगों का क्या है, अगर ये आंकड़ा 395 भी होता ना जी, 295 की जगह 395 होता, तब भी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता आते, कहते देखो मोदी को हमने रोक लिया, 400 के नीचे रोक लिया। अरे टारगेट तो बड़ा बनाना है। बिल्कुल। अगर कोई आदमी कंपनी खोलता है तो वो सोचता है कि पूरे देश की बड़ी कंपनी हो। कोई आदमी चैनल खोलता है तो सोचता है उसका चैनल नंबर 1 हो टीआरपी में, और यही कह के वो शुरू करता है। तो जब आदमी टारगेट भी बड़ा नहीं रखे तो आप क्या चाहते थे? हम इन लोगों की तरफ कह देते कि 295, उन्होंने अपने लिए कहा 295 आया, हमें 295 तो हमें तो आ ही गया। खुदा ने उनकी जबान पे ये नहीं कहा एक और कि सवाल धन्यवाद जी। आमतौर पर प्रधानमंत्री जी ने भी कई अपने इंटरव्यू में कहा कि भारत जैसे बड़े देश का 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहना और 10 वर्षों तक शासन चलाना, प्लस 2001 से लेकर 2013 तक मुख्यमंत्री रहना, यानी पूरे 23 साल अपना सार्वजनिक जीवन का एक तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम और पीएम के रूप में खड़े रहे। एंटी इनकम्बेंसी भी एक चीज़ होती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को कितने हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काउंटर किया है? नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखिए उपेंद्र जी, आप तो पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से जानते हैं। ये भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री लोग थोड़े दिन के लिए हो जाए तो बड़ी गर्व की बात होती है। अब ये लगातार 15 साल रहेंगे और इंशाल्लाह 29 में भी जीतेंगे, लेकिन 272 से 303 होना और फिर उसके बाद अपने एनडीए के साथियों के दम पे सरकार बना लेना 295 लाके, ये आंकड़ा और बढ़ेगा थोड़ा जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी को, मैं तो उनकी पार्टी का हूं, उनका अपना हूं, तो मैं तो दूंगा ही क्रेडिट। आपको भी देना चाहिए। जी, 2 हमारे गेस्ट हैं जिनको छोटी बात नहीं है। जाना है। अनुप्रिया जी जेडीयू से हैं और अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी से हैं। अब्बास जी, आज तो आपके लिए काफ़ी बड़ा दिन है और मेरी ओर से, भारत एक्सप्रेस की ओर से शुभकामनाएं, मुबारकबाद भी
ये जीत का आंकड़ा आप लोगों को कैसे हासिल हुआ और आप लोगों की क्या रणनीति थी जो काम आई बीजेपी को पीछे करने में और खुद को आगे करने में? जी उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं अभी शहनवाज साहब को सुन रहा था। जी। मुझे लगता है कि पूरा ये 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर लड़ा गया, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का चेहरा और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सबकी एक मुश्तरका हार है। मुझे लगता है ये 2024 की जो हार है, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वसनीयता खोई है वो सिर्फ जनता के बीच में नहीं खोई है, बल्कि एनडीए के सहयोगियों के बीच में भी खोई है। जो इनका इतिहास रहा है अपने सहयोगियों की पार्टियों को तोड़ने का, उनके सांसदों विधायकों को तोड़ने का, कोई भी सहयोगी एनडीए का आज इनके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। आपने सवाल पूछा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जो बढ़त मिली उसका क्या कारण है। देखिए, सीधा सीधा कारण यह है कि पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास रहा कि इस चुनाव को असल मुद्दों से भटकाया जाए। जनता बात कर रही थी कि उनको जातिगत जनगणना पे बात कर रही थी, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के अधिकारों पे बात कर रही थी, जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे बात कर रही थी। प्रधानमंत्री जी क्या बात कर रहे थे? मंगल सूत्र से लेकर के मुजरे तक वो चाहते थे कि जनता के ध्यान को भटकाया जाए, असल मुद्दों पे बात ना हो। लेकिन पूरे चुनाव में ये पूर्णतः विफल रहे। जनता ने अपने मुद्दों पे वोट किया, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट किया। यहां तक कि वाराणसी सीट पे जहां पे एक बता रहे थे कि 10 लाख के मार्जिन से प्रधानमंत्री जी जीतेंगे, शुरुआत में तो वो पीछे चल रहे थे, अब मुझे लगता है 1 लाख की उनकी बढ़त है। जो देश के प्रधानमंत्री 10 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अगर उनकी इतनी मामूली बढ़त है अपने संसदीय क्षेत्र में, बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। अब्बास भाई, आप थोड़ा रुकिए, अनुप्रिया जी से सवाल लेता हूं। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ा मेरी वजह से। ये बताइए कि कहा जा रहा था कि बिहार में नीतीश कुमार अपना विश्वास बिल्कुल खो चुके हैं, क्योंकि इतना बार वो मतलब सरकार बदली, सरकार आई, सरकार गई, लेकिन नीतीश जी मुख्यमंत्री बने रहे और 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। इस पर बड़ा उनका मीम बड़ा मजाक बना। लेकिन इस चुनाव में भी जेडीयू 14 सीटों पर काबिज होती हुई दिख रही है। तो भरोसा कायम करने के लिए जेडीयू ने क्या ऐसा काम किया? उपेंद्र जी, जब आप अपने वक्तव्य को शुरू कर रहे थे उसमें आपने नीतीश कुमार जी के विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। आपने कहा कि इतनी बार वो पलटी मारे, बट मुझे लगता है कि थोड़ा इस बात को सुधारने की जरूरत है। आप बताएं। पलटी नहीं मारा हमने, पलटी नहीं मारा हमने गठबंधन, राजनीति में गठबंधन टूटते हैं और बनते हैं, लेकिन हमारी नीति और नियत, लेकिन गठबंधन में भी रिकॉर्ड बनाया आप लोगों ने। मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड जहां बनता है उसकी चर्चा होती है। एक मीडिया कर्मी होने के नाते मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे जितना उस वक्त नीतीश जी का मीम बना बीजेपी में वापसी करते वक्त, उतना बहुत कम पॉलिटिशियनों का बना। लेकिन कमाल किया उन्होंने इसके बाद भी। इसके लिए मैं साधुवाद और मुबारकबाद दे रहा हूं आपको। ये कमाल कैसे हुआ, ये बताइए। उपेंद्र जी, हम लोग सोशल मीडिया के दौर में, और सोशल मीडिया में आप यह देखिएगा कि बहुत बातें जो होती हैं धरातल पे सोशल मीडिया के थ्रू जो बहुत जल्दी वो स्प्रेड हो जाती है। तो ये हमें, अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमारे नेता की कुछ छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, खासकर जो विपक्ष में हमारे लिए है, तो इससे हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 2005 में जो बिहार हमें मिला था वह बिहार ऐसा था जहां पे जंगल राज था, जहां बिहारी होने पे शर्म आती थी, जहां माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। उस बिहार को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे विश्व में बिहारी होने पे जितने भी बिहारवासी हैं सभी को गौरवान्वित महसूस कराया है। आज जो बेटियां, इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि सोशल मीडिया के इन जो धारणाएं हैं, आपसे पहली बार बातचीत हो रही थी, मेरा सवाल इसीलिए था जो आप ये बात बोल रही थी कि सोशल मीडिया का भी काउंटर होना बड़ा जरूरी है, जो आप कर रही हैं। नहीं, उसका काउंटर मुझे लगता है कि हमारे बिहार की जनता ने किया है जी, और खासकर महिला मतदाताओं ने किया है। क्योंकि अगर आप बिहार के वोटों की प्रतिशत को देखेंगे तो पहले फेज के बाद में जितने भी फेज रहे, 6 फेजों में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक रही, और यह संख्या ये हमें पहले ही दर्शा चुकी थी, और हम निश्चित भी थे कि हम जीत की ओर आगे बढ़ेंगे। और बिहार में एक चीज मैं कह दूं कि नीतीश सबके हैं, कहने का मतलब नीतीश पूरे बिहार के हैं। ना हम जाति की राजनीति करते हैं, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, हम सभी अपने बिहार वासियों की राजनीति करते हैं, उनके विकास की राजनीति करते हैं। जो हमारे नाम पे, हमारे कामों पे जो अपने क्रेडिट लेके बिहार की जनता के बीच में घूम रहे थे, जो सनातन पे गाली दे रहे थे, जो मछली की बात कर रहे थे, एक कांटा की मछली खा रहे थे, संतरा खा रहे थे, आज बिहार की जनता ने बता दिया
कि अगर बिहार में काम किसी ने किया है तो नीतीश कुमार जी ने किया है, और बिहार का विकास जहां नीतीश कुमार जी होंगे निश्चित तौर पे वही होगा। और देखिए, अनुप्रिया जी, आपको थोड़ा एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम लोहिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेशक जो आंकड़े बताते हैं कि 2009 में कांग्रेस पार्टी 206 सीटों पे आई थी, 2014 में कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पे सिमट गई थी, 2019 में कांग्रेस पार्टी 52 सीटों पर थी, और आज जो जब ये आंकड़ा मेरे सामने रखा गया था तब तक 98 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बनी हुई थी। मैं इसको मान लीजिए 100 प्लस कर दे रहा हूँ। 100 का आंकड़ा आज कांग्रेस पार्टी ने पार कर लिया है और इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है कांग्रेस पार्टी। आप लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के काउंटर में जो अपना घोषणा पत्र बनाया था, उस घोषणा पत्र ने कितना कमाल किया है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप लोगों ने बेरोजगारी के मुद्दे को और जो है संविधान पे खतरा है इस मुद्दे को बहुत व्यापक स्तर पर चलाया। और तीसरी बात कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उस यात्रा ने कितना ज़्यादा मजबूती प्रदान की कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रकार से देश के अंदर सैकड़ों किलोमीटर चल करके राहुल जी ने जन जन से संपर्क साधने का काम किया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक दहशत का माहौल बन गया था, उसी दौरान की राहुल गांधी जी जननायक बनकर के उभर रहे हैं, जन नेता बनकर के उभर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश के नौजवानों को ठगने का काम किया, 2 करोड़ रोजगार देने का सपना दिखा करके पेपर लीक कराने तक के काम करा दिए, जिस प्रकार से किसानों की 700 से ज्यादा हत्या हुई, वो पाप प्रधानमंत्री जी के माथे पे लगा हुआ है। जब नोटबंदी हुई, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, वो पाप प्रधानमंत्री जी के माथे पे लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने देश के नौजवानों आपको बीच में रोक रहा हूं, शहनवाज जी को बस निकलना है। 2 सवाल उनसे छोटा छोटा ले रहा हूं, उसके बाद हम लोग चर्चा में बने रहेंगे, आप प्लीज कहीं मत जाइएगा। शहनवाज जी, आपसे मेरा एक सवाल और ये बनता है कि आज प्रधानमंत्री हमेशा के बाद 3 बार उन्होंने जीत का रिजल्ट आने के बाद पार्टी ऑफिस से लोगों को एड्रेस किया। आज खबर आ चुकी है मीडिया में कि फिर वो शाम को 7 बजे जो है एड्रेस करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, और दिल्ली प्रदेश की टीम जो है वहाँ पे काफ़ी लोगों को, कार्यकर्ताओं को ऑलरेडी इकट्ठा कर रही है, उनका अरेंजमेंट कर रही है। आज कितना उत्साह होगा, या उत्साह उतना नहीं होगा जितना हमेशा रहा है? भाई क्यों नहीं उत्साह होगा उपेंद्र जी? 296 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, आ गए हैं मोदी, शपथ लेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, और लोग से यही कहेंगे हम बढ़ गए, हम बढ़ गए, हम बढ़ गए। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, आप बढ़ गए, बधाई हो आपको। शहनवाज जी, एक सवाल और, सरकार तो बन रही है, एक सवाल और, आज एक बड़ी कोई शक की गुंजाइश है क्या? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक चीज आज बड़ा चौंकाने वाली हुई है। जिस तरीके से शेयर बाजार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए मार्केट ने एक तरीके से गोता लगा लिया, मार्केट धड़ाम हो गया, नीचे गिर गया, उससे आम निवेशकों का ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इवन निफ्टी और बीएसई दोनों में जो गिरावट का स्तर है वो सारे आंकड़े क्रॉस कर गया। यानी 2004 की गिरावट अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी, 2024 की गिरावट भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट हो गई। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, शेयर मार्केट ज़्यादा समझता नहीं हूँ जी। आप ही बता दीजिए कि 230 उधर दिखा उसके लिए गिर गया, या हम 296 इसलिए गिर गया? उनको विश्वास किस पे नहीं था जो गिरा है? क्योंकि अगर सीटें एग्जिट पोल के वक्त तो बहुत बढ़ गया था। आप ही के चैनल पे देखा था मैंने। यस। हाँ, तो अगर सीटें नहीं आई, लेकिन जो निवेशक हैं, जो भारत के लोग हैं, जो बाहर के भी हैं, उनको यकीन रखना चाहिए कि लंबे काल तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। आज कल बैठक होगी, नेता चुने जाएंगे उसके बाद, और जल्दी शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण हम आपको उपेंद्र जी भेजेंगे। आप पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आइएगा। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए
फिर से नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। जो भारत एक्सप्रेस के दर्शक हैं उनको भी बहुत बधाई मुबारकबाद देता हूं कि आपको एक अच्छा प्रधानमंत्री फिर मिल रहा है। आपने कुछ खोया नहीं है, हमने कुछ सीटें खोई ज़रूर है, लेकिन आपने कुछ नहीं खोया। आपको नरेंद्र मोदी के तौर पर एक अच्छा प्रधानमंत्री मिल रहा है। शहनवाज जी, आप शायद कहीं जाने वाले थे। बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला। हमेशा आप भारत एक्सप्रेस का साथ देते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। विक्रम जी कुछ बोलना चाहते हैं। विक्रम जी बताएं, शहनवाज जी की बात आपको सुनाई दे रही होगी, क्या कहना चाहेंगे? मैं शहनवाज भाई से पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री गठबंधन को निभाने की क्षमता रखते हैं क्या? जो व्यक्ति अपने वैवाहिक गठबंधन से जो नहीं निभा पाया उसको, वो ये गठबंधन क्या निभाएगा भैया? जो बंदा वैवाहिक गठबंधन को छोड़ भागा, जो अपने गुरु को छोड़ भागा, वो देश की जनता को छोड़ भागा, वो क्या ये गठबंधन निभाएगा? एनसीपी को 2 कर दिया, शिवसेना को 2 कर दिया, एलजेपी को 2 कर दिया है? ये क्या राजनीति है? ये राजनीति का प्रधानमंत्री जी पाठ पढ़ाने आए हैं। बोए फूल बबूल पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे संजय बालोदी जी, विक्रम जी कुछ कहना चाहते हैं। संजय जी बताएं। विक्रम जी, आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी 54 साल के हो गए, उन्होंने भी अभी तक विवाह नहीं किया, क्या गठबंधन नहीं पाएंगे? अरे बताइए कि दूसरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके कांग्रेस कहां से कहां चली गई हो तो देखिए सर। कांग्रेस जो देश पे राज करती थी, आज जो है 2 डिजिट पे आ गई है। बात सुन लीजिए, आपको पता ही नहीं, आप पूछ क्या रहे हो? आपको यही नहीं पता, पूछ क्या रहे हो? नहीं, आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं जी, मुझे पूरा मालूम है, मैं क्या कह रहा हूँ। गठबंधन करने के बाद भागे। गठबंधन के कांग्रेस ने कहाँ पे गठबंधन किया? अगर कांग्रेस सही रहती तो आज तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, 4 टाइप की कांग्रेस नहीं बनती। संजय जी, विक्रम जी एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये थोड़ा व्यक्तिगत चर्चा हो रही है। देवकीनंदन मिश्रा जी चुनाव विश्लेषक बन गए हैं और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इधर बीच काफ़ी दिनों से मैं उनको टीवी पे देख रहा हूं। उनसे मैं एक सवाल ले रहा हूं। देवकी जी, आपने तो अपना रोल बदल लिया, हम लोगों से जर्नलिस्टिक काम को छोड़कर आप विश्लेषक बन गए, तो आपका विश्लेषण क्या कहता है? ये एग्जिट पोल के बारे में आपका भी व्यू कुछ ऐसा ही था कि ये पोल बहुत सही नहीं निकलेंगे। कल मैंने भी अपने साथियों से रात को 10:30-11 के बीच बोला कि ये पोल, मुझे लगता है कि कल कुछ आंकड़ा उल्टा आने वाला है। तो आप का आंकड़ा क्या कह रहा था इस एग्जिट पोल से पहले, और अभी क्या कह रहा है आपका जो विश्लेषण है? सबसे पहले तो आपको बधाई कि हम दोनों एक दूसरे पर पहली बार स्क्रीन पर आ रहे हैं, और हम लोग तो आमने सामने बैठते ही रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि भारत एक्सप्रेस पर ही सबसे पहले मैंने डिस्क्लोजर दिया था कि एग्जिट पोल जो है पूरी तरीके से गलत साबित होंगे। भारत एक्सप्रेस पे ही मैंने सबसे पहले दिया था। और जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, कोई रोड एंड विन सुनील मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग मेरे पर मुझसे सहमत नहीं थे, लेकिन मैंने ये डिस्क्लोजर इसी पर दिया था। दूसरा एक डिस्क्लोजर और दिया था मैंने करीब 1.5 महीने पहले, शायद भारत एक्सप्रेस पर वो मेरा दूसरी बार डिबेट थी, प्रवीण तिवारी एंकर थे। मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 200 के आसपास ही रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, और एक तरीके से 240 के आसपास, 239-40 भारतीय जनता पार्टी अभी है। तो ये एक तरीके से जो मैंने आकलन किया था वही इस पर साबित हो रहा है। और जितने भी पत्रकार या चुनाव विश्लेषक जितने भी आज तक सामने आए हैं, उन सबकी बात गलत साबित हुई है। जो मैंने आपके चैनल पर कहा, जो मैंने भारत समाचार के चैनल पर कहा, वही बात साबित हो रही है। एक डिस्क्लोजर और मैं देना चाहता हूं कि मैंने ये भी बोला था कि उत्तर प्रदेश में बहुत कांटे की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता मुझसे लड़ने को तैयार हो गए थे आपके चैनल पर, लेकिन मैंने कहा था कि बहुत कांटे की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में। आज उसका नतीजा सामने है, बहुत कांटे की लड़ाई नजर आ रही है और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता नजर आ रहा है। इतना ही मैं इस मुद्दे पर एग्जिट पोल को लेकर कहना चाहूँगा। स्टूडियो में हमारे 2 मेहमान हैं। उससे पहले जो है अनुप्रिया जी हैं, उनसे बात अधूरी रह गई थी। अनुप्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो जेडीयू का गठबंधन है लगभग अच्छा परफॉर्मेंस कर गया बिहार में, लेकिन जो गठबंधन 2019 के चुनाव में था और जितनी सीटें बिहार में वो लेके आए थे, कहीं ना कहीं उस आंकड़े से अभी भी थोड़ा दूर है। तो ये 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी का असर आप मानती हैं, या
ये मानती हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से बिहार में भी अपनी पदयात्रा की, या जिस तरीके से उन्होंने अपने काडर को एलाइव करने का कोशिश किया, या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से धनलक्ष्मी योजना लेके आई, रोजगार देने का वादा लेके आई, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी के मुद्दे को हाईलाइट किया। बिहार में भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आंकड़े तो चौंकाने वाले निकल गए, लेकिन बिहार में कह सकते हैं कि एक मैनेजेबल, एक फेस सेविंग आंकड़ा दोनों पार्टियों ने साथ साथ मिल करके हासिल किया है। लेकिन फिर भी जो 38-39 सीटें थी शायद 2019 में, मुझे लगता है कि बिहार जेडीयू की सीटें थी 2019 में 16, इस बार 14, तो ज़्यादा नुकसान जेडीयू का नहीं है। और बीजेपी की जो सीटें थी वो आप समझ लीजिए कि टोटल 2019 में 303 सीटें थी, और गठबंधन मिला के करीब करीब 334 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। तो क्या आप लोगों का रिजॉल्व रहा जिसके बाद जो है एक फेस सेविंग आंकड़ा आप लोगों का बिहार में अच्छा खासा बन गया, और बिहार की जनता ने जाते जाते एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना भरोसा दिखा दिया? तो उसके पीछे कितनी मेहनत जेडीयू की रही और कितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी की रही? क्योंकि दोनों के गठबंधन के कारण ही आंकड़ा आया। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो शायद बीजेपी को भी बड़ा नुकसान हुआ होता और जेडीयू को भी बड़ा नुकसान हुआ होता। उपेंद्र जी, मैं पहले बता दूं कि बिहार में एनडीए चुनाव लड़ रहा था, और एनडीए में हम 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही। देखिए, जो नतीजे हैं यह एनडीए को मिला है, लेकिन मैं फिर कह रही हूं कि आप अगर पूरे लोकसभा चुनाव को ध्यान से देख रहे होंगे तो सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे हर राज्यों में कई बार ये देखने को मिला कि क्षेत्रीय पार्टी की जो वर्चस्व थी या क्षेत्रीय पार्टी की जो कार्यशैली थी, उसके आधार पे वहां की जनता ने वोट दी है। तो निश्चित तौर पे बिहार में नीतीश कुमार जी के बारे में और नीतीश कुमार जी की जो छवि खराब करने के प्रयास की जा रही थी, हमें तीसरे नंबर की पार्टी कही गई उपेंद्र जी। हमें यहां तक कहा गया कि आपकी जनमत आपको नहीं है, आपको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि हमारे नेता ने कहा भी था कि हमारी कोई अभिलाषा नहीं है। लेकिन एकमात्र चेहरा नीतीश कुमार जी जो विश्वास के पात्र है, और विश्वास किनका? हम गठबंधन के साथियों की बात नहीं कर रहे, हम बिहार की जनता की बात कर रहे हैं कि बिहार की जनता को यह निश्चित होता है कि अगर जहां नीतीश कुमार जी है वहां सुशासन होगा, वहां पे चौमुखी विकास होगी, और इसी विकास के मोहर पे जो एनडीए को जो आप बढ़त दे रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि जो हम सीटें लूज करें वो निश्चित तौर पे एंटी इनकम्बेंसी का हम मतलब शिकार हम हुए। कई बार वहां पे कैंडिडेट भी वैसे हुए जहां पे उनसे जनता नाराज रही। इन कारणों का भी हम एनालिसिस करेंगे कि किन कारणों से हमारी सीटें कमजोर हुई। लेकिन आप देखेंगे, जो आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, मुझे लगता है उपेंद्र जी कहीं भी बिहार में कांग्रेस तो चुनाव नहीं लड़ रहा था। यहाँ तो आरजेडी जिस तरह से कांग्रेस को अपने पैरों तले दबाई रखी और ना ही उनको चुनाव प्रचार में सम्मिलित होने दी, ना ही उनके पारंपरिक सीटों पर चुनाव लड़ने दिया। और बहुत एक एग्जाम्पल है पूर्णिया को लेकर के, आप देखेंगे पप्पू यादव जी अपनी पार्टी को विलय कर लेते हैं कांग्रेस में और कहते हैं कि हमें मात्र एक सीट पर चुनाव लड़ने दीजिए। लेकिन आरजेडी के जो नेता बिहार में है वो कहते हैं कि अगर आप एनडीए को, इंडिया अलायंस को वोट नहीं दे रहे हैं तो एनडीए को दे दीजिए, लेकिन आप पप्पू यादव जी को नहीं दीजिए। तो जो उनकी संकीर्ण मानसिकता है जाति को लेकर के, जो उनकी मानसिकता अपने परिवार को आगे बढ़ाने की है। अनुप्रिया जी, जाति शब्द आपने इस्तेमाल किया तो 2-3 सवाल मेरे दिमाग में आए, लेकिन चिराग पासवान जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। गठबंधन में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, और ऐसे में पुनः एक बार वो महत्वपूर्ण भूमिका में मेरे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं की वजह से और मेरे प्रधानमंत्री जी की वजह से पार्टी का गठबंधन का प्रदर्शन इतना बेहतरीन रहा। आपके पार्टी के सभी मेंबरों का लगभग लाख का मार्जिन है, जहां पे 10-10 हज़ार का मार्जिन, आपका भी मार्जिन 1 लाख से ऊपर का है, क्या कहेंगे? फाइनल रिजल्ट आने दीजिए एक बड़े मार्जिन के साथ, और आपके पास वो सारी आर्काइव्स में वो वीडियो हैं भाई, जिसमें हर बार हमने दावा किया था कि आप मार्जिन देखिएगा, हम लोग के हर प्रत्याशी का मार्जिन बेहतर रहेगा। और आज ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता को इस बात का श्रेय जाता है। बिहार की जनता ने जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर विश्वास जताया, हमारे गठबंधन के ऊपर विश्वास जताया, और ख़ास तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जिस तरीके से प्यार और सम्मान देने का काम किया, ये श्रेय बिहार की जनता को जाता है। जो अनुप्रिया जी बोल रही थी जाति का, जाति शब्द ने भी इस बार बड़ा कमाल किया है। जैसे अभी किसी से मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में आम तौर पर जाति के कार्ड पर 2 चुनाव नहीं लड़े गए, 2014-2019, लेकिन 2024
पूरी तरीके से जाति सेंट्रिक हो गया। और उसके पीछे कारण ये है कि अखिलेश यादव जी ने 5 यादवों को छोड़कर बाकी सारे चुनाव, जो सारे टिकट जो है उन्होंने ओबीसी कैंडिडेट्स को उतारा, जाति का एक तरीके से अनुमान लगाते हुए। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए हैं राजशेखर जी, रास बिहारी जी सॉरी, ये बताएं कि आप उत्तर प्रदेश में ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को नहीं भांप पाई जो अखिलेश यादव ने भांप लिया, और उसका फ़ायदा उनको साफ साफ मिलता दिखाई दे रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2019 में सिर्फ 2 सीटों पे जीत पाई थी, और अब जो है कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव का गठबंधन सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए अलायंस के बियॉन्ड चला गया है, और सबसे बड़ी चोट भारतीय जनता पार्टी को यूपी से ही लगी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यूपी में सीटें घटने के कारण जो उसका नारा था 400 पार, उसको बड़ा झटका भी लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने भी कहा कि 2014, 2019 में या 2017 के विधानसभा चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से जो जाति आधारित राजनीति थी, जो परिवारवादी राजनीति थी, तो बड़ा झटका लगा था। लेकिन इस बार बदले हुए परिदृश्य में अगर हम बात करें तो ये एक तरह से अखिलेश यादव की जीत नहीं है कि अखिलेश यादव ने एक पीडीए कार्ड खेला और उनको जीत मिल गई। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी की कुछ कारणों से हार हुई है, खास तौर पे जैसे उम्मीदवारों के चयन का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो चुनाव लड़ना चाहते थे और जो पहले भी सांसद थे, जिन्हें जीतने की उम्मीद थी, उनको दोबारा मैदान में नहीं उतारा गया, नए लोग मैदान में उतार दिए गए, या लोग जो दावेदार थे उनको नकारते हुए जो पुराने सांसद थे उनको भी तीसरी बार मौका दिया गया। और ये पार्टी आलाकमान की तरफ से बोला गया कि ये हमारी रणनीति और हम जिता के लाएंगे। तो पहली बात तो यह कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की राय लेकर अगर उम्मीदवार उतारती तो इतना झटका नहीं लगता। एक छोटा सा आंकड़ा मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में टोटल 132 यानी 132 कैंडिडेट्स को ड्रॉप किया। सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो 62 लोगों ने चुनाव जीते थे उसमें से 55 को टिकट मिला और बाकी 7 टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने ड्रॉप किया। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग तो किया। मेरे साथ देवकीनंदन मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, वो सेफोलॉजिस्ट हैं और अब इस समय चुनाव से जुड़ा काफ़ी काम कर रहे हैं। ये बताइए कि इस बार जो जातीय जनगणना शब्द एक निकल के आया बिहार से, और वो काम नीतीश जी ने ही शुरू किया, उसको राहुल गांधी जी ने उस बात को पकड़ लिया और कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, और यहाँ तक कि कह दिया राहुल गांधी ने कि क्या कोई एक जो है पिछड़ी जाति का आदमी किसी कंपनी का सीईओ है, किसी एक पिछड़ी जाति का आदमी किसी टॉप पोजीशन पे बैठा है, भारत में 3 ब्यूरोक्रेट का नाम निकालो तो उसमें कोई एक पिछड़ी जाति का आदमी नहीं बैठा है। इस तरह की भी बातें राहुल गांधी ने की। तो जाति ने कितना काम किया देवकी जी इस पूरे मसले में? आप अगर उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से देखिए तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स है वो धर्म और जाति के कॉकटेल में रही है, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ उसको पीडीए के रूप में सामने रखा है। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने 11 कुर्मी उम्मीदवार उतारे हैं। अभी आप बता रहे थे कि परिवार के लोगों को छोड़ करके उन्होंने किसी यादव को टिकट नहीं दिया, सिर्फ 5 उनके परिवार के ही लोग यादव लड़ रहे थे। तो उन पर जो यादववाद करने का आरोप लग रहा था वो भी नहीं लगा। मेनका गांधी जिस व्यक्ति से चुनाव हार रही हैं, रामभुआल निषाद, वह सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के भीतर चुनाव जाकर के गोरखपुर से सुल्तानपुर जाकर के चुनाव जीत रहे हैं। और इस तरीके जो निषाद जो एक पार्टी है संजय निषाद की, उसको एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि निषाद पार्टी के जो संजय निषाद हैं उनके जो बेटे हैं प्रवीण निषाद, वो खुद चुनाव हार रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हार रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की भी हालत बहुत खराब है। तो अखिलेश यादव ने जो जातीय समीकरण के हिसाब से जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वह मतलब उसकी बहुत सारी आलोचना भी हुई, क्योंकि कई बार उनको टिकट बदलना पड़ा। लेकिन मैं हर बार ये कहता रहा हूं कि अखिलेश यादव ने टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से किया है, और कांग्रेस ने भी उतना अच्छा तो नहीं किया। कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन 17 सीट पर वो लड़ रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया।
जातियों के आधार पर उन्होंने टिकट बांटे और उसका फायदा उनको मिला है। हर सीट पर जो अखिलेश यादव की आज ये जो टैली नजर आ रही है 41 की, वो सिर्फ इस वजह से नहीं आ रही है क्योंकि उन्होंने इस जातीय समीकरण को पहचाना। एक बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव ने जो संविधान का मुद्दा उठाया, उस संविधान का मुद्दा उठाने की वजह से जो दलित वोट था मायावती का, वो भी इंडिया गठबंधन की तरफ गया। अब आप 19%, 19.5% वोट जो है बहुजन समाज पार्टी का पिछली बार था 2019 में। अभी जो मैं देख पा रहा था, थोड़ी 1 घंटे पहले मैंने देखा था, अभी तुरंत नहीं देखा हूं, करीब 9% वोट ही बचा है। मतलब 10% वोट शिफ्ट कर गया बीएसपी का। और वो जो 10% वोट शिफ्ट किया है, उसमें मुझे लगता है मैक्सिमम शेयर जो है वो इंडिया गठबंधन को गया है। हालांकि एक एजेंसी ने सर्वे किया था, उसने ये बताया था कि 32% जो दलित वोट है वो समाज मतलब इंडिया ब्लॉक को जा रहा है और 33% बीजेपी को जा रहा है और बाकी जो शेयर बच रहा है वो बीएसपी के पास जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो शेयर बीएसपी के पास बचा हुआ है। जी, शिवराज सिंह चौहान जी बाइट दे रहे हैं, जरा उनको सुनते हैं। भारत बनेगा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने से लेके विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, इसलिए मोदी जी पर फिर विश्वास जनता ने प्रकट किया है। और मेरे मन में तो बस एक ही सपना है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अब 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश से मोदी जी के गले में डालेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आभार प्रकट करता हूं कि इतना विराट आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को दिया है। सर, छिंदवाड़ा एक लौती सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास थी, इसको लेकर 2019 में भी आप पछता रहे थे कि तो देवकी नंदन मिश्रा जी कर रहे थे। अभी विक्रम लोहिया जी भी जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी बात अधूरी रह गई थी, उनके पास चलते हैं। विक्रम जी, आप देश में सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी रही है, लेकिन जो 1999 के बाद से 2004 तक कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही, उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी शासन में रही और 2014 से लेकर अब जो है भारतीय जनता पार्टी शासन में है। इस बीच में आपको क्या लगता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी 44-52 के आंकड़े पे सिमट गई और अब जाके कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी सी अपनी ज़मीन वापस पाने की कोशिश की और उसमें थोड़ी सफलता भी मिली? तो ये 2014 का जो टाइम था और 2009 का जो टाइम था, 2009 में तो अच्छा खासा आप लोगों ने गेन किया था। 2009 में कांग्रेस पार्टी को 206 सीटें आई थी, लेकिन 2014 में 44 और 2019 में 52। उसके बाद अब आप लोग 3 नंबर का तिहाई का आंकड़ा प्राप्त करने जा रहे हैं। कहाँ कांग्रेस पार्टी ने चूक की और क्यों ये चूक हुई? क्यों कांग्रेस पार्टी सत्ता से तो बाहर हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ज़मीन भी एकदम साफ हो गई थी, जिसको अब धीरे धीरे आप लोग रिगेन करते दिख रहे हैं। और इंडिया अलायंस का बनाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। तो अब जो कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रही है और जो कांग्रेस पार्टी 14 और 19 में पूरी तरह से साफ हो गई थी, इस पूरे यात्रा को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बड़ा प्यारा सा गाना है, कल की ना करो बात, बात करो आज की। कल की ना करो बात, बात करो आज की। मोदी जी काफी हैं पुरानी बातें खोदने के लिए, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान जी को सुन रहा था, कह रहे थे बहुत अपार विराट जो है निर्णय जनता ने दे दिया है, फैसला दे दिया है। अरे भैया, आपका बहुमत तो मिला नहीं, एक अकेला सब पे भारी, 56 इंच का सीना, इस प्रकार की बातें करना। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं तो अवतारित हूं। मतलब ये सब बातें करना, अगर इस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर की बात करने वाले अयोध्या में सीट हार रहे हैं, बड़ा देख के बड़ा आश्चर्य होता है। देश को झूठ परोसने वाले नेता आज देश को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी से घबराए हुए, राहुल गांधी से डरे हुए ये नेता, मोदी जी का 56 इंच का सीना 16 इंच का भी नहीं बचा। मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी जब दौड़े सड़कों पे लोगों के साथ, माताओं बहनों के हाथ को थामा, नौजवानों की बातों को समझा, जमीन से लेकर जुड़ करके लोगों की बात समझी और मैनिफेस्टो बनाया जनता से पूछ करके, ना कि एसी कमरे के अंदर बैठ करके।
राहुल गांधी जन नेता है, जन नायक है। सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। अनुरंजन जी, विक्रम लोहिया जी के सवाल से एक सवाल निकल कर आपसे लेता हूं। राहुल गांधी को पप्पू कह के भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने, आईटी सेल ने खारिज सा कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मानना चाहिए आज रिजल्ट देख के, कि धारा का रुख मोड़ दिया। लेकिन धारा इतनी मजबूत थी कि उसको पूरी तरह से तो नहीं मोड़ पाए, लेकिन काफ़ी हद तक अपने एजेंडे में वो सफल रहे हैं, जो रिजल्ट दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने कितना अपने अंदर सुधार किया, और राहुल गांधी जी को लेके एक्सेप्टेंस बनने के पीछे वो क्या 4-5 कारण हो सकते हैं, आप बताएं। देखिए उपेंद्र जी, सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, जो उन्होंने पूरे देश में एक यात्रा की, और पहले दौर की यात्रा, मैं दूसरे दौर की यात्रा को तो पूरी चुनावी यात्रा मानता हूं, लेकिन जो पहले दौर की उनकी यात्रा थी, वो पूरे तरीके से देश को एक तरीके से जोड़ने की या समझने की यात्रा थी। और कोई भी, उपेंद्र जी आप भी जानते हैं कि अगर हम भारतीय राजनीति में बात करें तो कोई भी व्यक्ति इतना लंबा पैदल नहीं चला है। 4000 किलोमीटर पैदल चलना बहुत आसान चीज नहीं है, और ये यात्रा ने उनको देश को समझने का मौका दिया और देश को भी उनको समझने का मौका दिया। तो ये उसका परिणाम है कि उसकी वजह से उनका कनेक्ट बना। और उसके बाद मुझे लगता है कि उपेंद्र जी, ये जो अभी 99 या 100 सीटों के आसपास कांग्रेस अकेले पहुंच रही है, या 100 सीट से ऊपर अगर 1-2 सीट ऊपर जाती है तिहाई आंकड़े में, ये और बढ़ सकती थी और बेहतर हो सकती थी अगर वो अपनी यात्रा को उसी तरीके से कामयाब रखते, चलाए रखते। और उनकी पार्टी, देखिए होता क्या है ना कि हम लोग एक तरीके से ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा तो उसकी काट में हमें क्या कहना है। होना ये चाहिए कि राजनीति, राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति करते हैं और जिस तरीके की उनकी अपनी सोच समझ है, उसमें उनको अपनी ही सारी बातें करनी चाहिए। तो वो जब उस पर सीमित रहेंगे कि हमको अपनी बातें करनी है, विकास की बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है, तो ये कनेक्ट और बेहतर होगा, बजाय इसके कि बाद के दिनों में जो जिस तरीके से वो काउंटर एलिगेशंस लगने लगे, और कांग्रेस पार्टी के कुछ और लीडर ने जिस तरीके से अपने अलग अलग तरीके से एलिगेशंस या जो बातें कहने लगे। कोई सामने वाला अगर हल्की बातें करता है तो मैं भी हल्की बात करूं, तो इसका मतलब है कि मैं उस हल्के स्तर पे जा रहा हूं। बिल्कुल। ये काम एक सवाल अनुरंजन जी आपसे, और अभी जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 240-241 सीटों पे आगे है, मतलब उसको गेन कर रही है। तो ये जो 303 में से अगर 240 को या 241 को घटा दिया जाए तो 61-62 सीटों का अंतर साफ साफ दिख रहा है कि इतनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लूज कर गई है। ये जो, और उसमें उत्तर प्रदेश ने जहां सबसे अच्छी उम्मीद थी, सारे एग्जिट पोल ने लगभग 65 से 69 और कुछ ने 70 से 75 का आंकड़ा दिया था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को। ये उत्तर प्रदेश का जो टोटल जो गणित बिगड़ा है, ये महाराष्ट्र का जो गणित बिगड़ा है वो, हरियाणा का जो गणित बिगड़ा है वो, और बाकी कह सकते हैं कि कर्नाटक में भी इनकी सीटें कम हुई है वो। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? बिहार में कम। जी उपेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि मैं अभी इस बार लोकसभा के चुनाव में इस पूरे देश में ना तकरीबन 125 सीटों पर घूमा, पूरे हिंदी हार्टलैंड की मैं बात करूं तो। और मैं जब उत्तर प्रदेश से घूम कर आया तो मैंने यूपी के पूरे आकलन के बाद मेरा स्पष्ट तौर पे मानना था कि 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर 1 लाख से कम मार्जिन पर भारतीय जनता पार्टी जीती। वो 30 के 30 सीट मेरी नजर में बहुत ही क्रूशियल थे, वो कहीं भी जा सकते थे। जब मैं ये बात किसी को कहता था तो लोगों को लगता था कि मैं एक तरफा बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बार बार कहता था कि 20 से 25 सीटें बीजेपी की कंफर्म है, 10 से 15 सीटें समाजवादी मतलब इंडिया गठबंधन की कंफर्म है, और बाकी के सीटों पर कुछ भी हो सकता है, जिसमें 30 सीटें बहुत ही क्रूशियल है जहां 1 लाख से कम का मार्जिन है। और मुझे लगता है कि 1 लाख, अब मैं बैठ के उसका आकलन बाद में करूंगा, लेकिन 1 लाख से कम के मार्जिन वाली ये सारी सीटें बीजेपी हार गई है। इसका मतलब ये है कि वहां पर इन लोगों को अपने कैंडिडेट को चुनने में या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह का फैक्टर देख लीजिए,
आप किसान आंदोलन का फैक्टर देख लीजिए, आप अजय वर्मा टेनी का फैक्टर देख लीजिए। ये सारे कारण ऐसे रहे हैं कि कुल मिलाकर के, और ऊपर से बीजेपी के अंदर भी या जो एक नैरेटिव सेट होने की कोशिश हुई कि इस बार वो योगी को हटा देंगे, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि उन सब फैक्टर्स ने मिलकर के बीजेपी की यहाँ पर कमर तोड़ी है और बीजेपी को इतनी कम सीटें आई हैं और इंट्रोस्पेक्शंस का मौका दिया है। मनोरंजन जी, एक सवाल और आपसे बनता है कि एक चर्चा ये भी चल रही थी कि जिस तरीके से राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी थी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बड़े रीजनेबली सीनियर नेता हैं और एक बहुत जूनियर नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया, विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया गया, वहाँ पर भी अंदरूनी असंतोष था। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी का जो एक सख्त शासन है उसमें बीजेपी के कुछ जो मार्जिनली सीनियर नेता हैं उनको थोड़ा सा सफोकेशन या असंतोष जो रहा है 5 साल या 10 साल, उसने भी कुछ रोल प्ले किया है क्या? बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल किया है, और इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना। अब आप देखिए, यहाँ पर हम सब लोग देख रहे हैं, आप तो इतने करीब से चीजों को देखते हैं, आपको तो इतना लंबा उनके अंदर की चीजों का भी अनुभव हमसे बेहतर है। तो मैं तो देखता हूं ना कि ये अभी जो ये 2 लोग बैठे हैं सत्ता में, इन 2 लोगों के अलावा इस देश में कोई मंत्री या उस पद का भी कोई व्यक्ति फैसले लेने के लिए अपने मंत्रालय, आप देखिए ना पिछले 10 साल में क्या होता है, स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री कर रहे होते हैं, वित्त मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस आईएनपी मिनिस्टर कर रहे होते हैं, तो हर मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई दूसरा मंत्री कर रहा होता है। तो ये एक बड़ी चीज है जो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के इन सब लोगों पर असर डालती है। और आपने सही कहा, सीनियर लीडर का सफोकेशन भी बड़ा फैक्टर है। लेकिन यूपी में और बाकी राज्यों में थोड़ा फर्क ये है, जैसे आपने मध्य प्रदेश की बात, तो मध्य प्रदेश में अगर शिवराज जी को चेंज किया गया, उनको अगर उनकी जगह दूसरे किसी को लाया गया, तो उसमें मेरा ये टेक है कि जब शिवराज जी को भी सत्ता मिली थी तो वो सारी कवायद उमा भारती की हुई थी। उमा भारती के वोट बैंक पे शिवराज जी जाकर बैठे, बाद में उन्होंने अपनी चीजों को बनाया। तो जब कार्यकर्ताओं की पार्टी होती है उपेंद्र जी, तो इसमें ये होता है, ये होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एक कांग्रेस की एक सबसे बड़ी कमजोरी शुरू से रही है, जिसको अब धीरे धीरे हमको लगता है कि कांग्रेस को ठीक करना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ें। ये बहुत अच्छा फैसला है कि कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को आगे किया और अमेठी से चुनाव लड़ाया। बाकी लोगों को लाइक के लिए एक बड़ी बात है और एक अच्छा। तो कांग्रेस ने क्या किया है कि जब जो गलतियां कांग्रेस ने पहले की हैं उससे अगर वो अपने आप का सुधारती हैं तो और बेहतर होंगी। बीजेपी ने कांग्रेस की कुछ गलतियां दोहराई हैं जिसका नतीजा उनको मिल रहा है। अब आप वैसे आप हमारे साथ बने रहिए, अभी आपसे और बातचीत हम करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वत्स जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आज बीजेपी के लिए एक तरीके से अच्छा भी दिन है और बुरा भी दिन है। मेरी नज़र में अच्छा दिन इसलिए कह सकते हैं कि ज़्यादा नुकसान न होते हुए बीजेपी को इंट्रोस्पेक्शन करने का एक बड़ा मौका मिल गया है, और बुरा इसलिए है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इतनी 1000 बार अब की बार 400 पार का नारा दिया, जिससे बहुत दूर आके खड़े हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उपेंद्र जी, कुछ राज्यों के जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं जी, जैसे वेस्ट बंगाल और आपको हरियाणा और राजस्थान, और उसके बाद सबसे चौंकाने वाले रिजल्ट उत्तर प्रदेश से जो आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, अपना पर्सनल ओपिनियन है कि शायद एंटी इनकम्बेंसी इन जगहों पर बहुत ज़्यादा प्रबल थी। लोग जो तीसरी बार टिकट लेके आए थे, इतना तो मुझे मालूम है घूमने के दौरान और जानने के दौरान कि जो लोग टिकट लेके तीसरी बार आए थे उनसे लोग खुश नहीं थे, और उन लोगों ने कहीं कहीं ये बयान भी दे दिया था कुछ लोगों ने कि आपने तो मोदी को वोट किया था, मुझे थोड़ी। और इस तरीके से लोगों ने समझा। बहुत जगहों पर मैंने सुना कि वर्करों ने कहा कि 400 तो आ ही रहा है, चलो इसको इस बार सबक सिखा देते हैं, एक आदमी नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। ये जो फैक्टर है ये इंडिया शाइनिंग बन गया और इसमें बहुत से लोग घुलट गए। मेरा अपना ऐसा मानना है कि बहुत से लोग इसी में घुलट गए। और दूसरी चीज़, उन लोगों ने जो सोशल समीकरण बनाया, मैं समझता हूँ वो
काम कर गया उनका, काम कर गया उनका। ये बताइए जो नए 3 मुख्यमंत्री राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, कह सकते हैं कि लगता है टीम ने एक दूसरे को भुला के, माफ़ करके, गले मिल के काम किया वहाँ पे काडर ने और लोगों ने। लेकिन राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में उतना जो होता है ना कंक्रीट नहीं, मतलब छत्तीसगढ़ में तो ठीक है कुल मिला के, लेकिन बेसिकली राजस्थान में 50-50 हो गया मैच। तो कुल मिला करके ये जो प्रयोग देखने को मिला, उसमें जो सीनियर नेता थे उनको कहीं ना कहीं असंतोष आया। जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया जी के बारे में कहा जाता है कि उनका केंद्रीय नेतृत्व से कभी नहीं पटा, और वो कोई सीक्रेट नहीं है, ओपन सीक्रेट है, और वो भी दिल्ली उल्ली का चक्कर नहीं लगाती हैं, और उनके ऊपर भी केंद्रीय नेतृत्व बहुत हाथ नहीं रखता है। तो एक उनका अपना है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी का असर राजस्थान में पड़ा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी नेता, देखिए ये जो कवायद नए में चालू हुआ है कि नए नए लोगों को मौका देना, इससे वर्कर्स में एक उत्साह जगा है कि कभी हमारा भी नंबर आ सकता है, और दूसरे लोग भी एडजस्ट हुए हैं। सब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अब पार्टी का अगर सेंटर में गवर्नमेंट बनना तो लगभग तय ही है, तो शायद ये बड़े ओहदों पर चले जाए वहाँ। तो ये कवायद अच्छी कवायद है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वसुंधरा राजे वगैरह के ने कुछ ऐसा अंदरूनी किया होगा। हाँ, ये जरूर है कि आरएसएस जितना मुखर होके कैंपेनिंग करता था या एडवाइस देता था या नज़र रखता था, इस बार वो बहुत आरएसएस दूरी बना के रखा, शिथिल थे। क्यों? बहुत से जगहों पर तो घरों से निकले ही नहीं। क्यों शिथिल थे? कुछ ऐसा बयान सेंट्रल लीडरशिप ने समय समय पर दिया जिससे उनको लगा, जिससे वो आहत हो गए, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आहत हो गए और वो उन्होंने दूरी बनाई और शिथिल हो गए। मतलब बिल्कुल टोटली नॉट इन लाइन। सीधे चलते हैं मुंबई, जो राजनीति की एक तरीके से प्रयोग स्थली महाराष्ट्र बनी है पिछले 4 सालों में। अभिषेक पांडे हमारे स्टेट हेड हैं महाराष्ट्र के, और राजनीतिक रूप से काफ़ी परिपक्व व्यक्ति हैं। अभिषेक, अभी वहाँ पे क्या हालात हैं? किन किन सीटों पे सीधा जो वीवीआईपी सीटें थी जिनमें जीत हार का फैसला हो गया है, और अजीत पवार को उनके बूढ़े चाचा ने कितने सीटों से पटखनी दी, और अजीत पवार क्या एक सीट जीतते हुए दिख रहे, तो वो भी जीत पाए या नहीं? उपेंद्र जी, सही कहा कि जो अनुभव रहा शरद पवार का वो काफ़ी काम आया, और ख़ास करके 7 सीटों पर शरद पवार ने सीट जो अजीत पवार के कोटे में जाती हुई दिख रही है, उनके प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की सीट है, जो रायगढ़ की सीट है, जहां कभी अनंत गीते जीता करते थे। उनके साथ बहुत टफ और क्लोज फाइट चल रही है। दूसरी तरफ अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में उज्ज्वल निकम की बहुत क्लोज फाइट है। वहां पर अमूमन 1000-1500 का अंतर दोनों के बीच का है, वो कभी भी ख़त्म हो सकता है, खाई पड़ सकती है। एक महत्वपूर्ण सीट जो है वो है कि यहाँ की उत्तर पश्चिम की सीट, जहाँ पर अमोल कीर्तिकर जो शिवसेना के उद्धव गुट के उम्मीदवार हैं, वो 2000 से लीड कर गए थे और जीतने वाले थे। उस समय शिवसेना शिंदे ग्रुप ने ऑब्जेक्शन किया और उसकी रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि कई मोदी मंत्री हार गए हैं चुनाव या हारने के कगार पर हैं। जैसे कि सबसे बड़ा नाम जो राव साहब दानवे का है, वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं राव साहब दानवे, और मुश्किल है, बहुत कम चांसेस हैं कि वो फिर से बाउंस बैक होकर के वापस लौट पा रहे हैं। दूसरा है भारती पवार, जो कि मोदी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी। वो भी काफ़ी बड़े अंतर से शरद पवार ग्रुप के कैंडिडेट से पीछे चल रही हैं। वहाँ पर भी उनके जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। नारायण राणे, हालांकि अच्छी बात ये रही कि नारायण राणे बहुत बड़े मार्जिन के साथ लीड कर रहे हैं, तो ऐसे में नारायण राणे की सीट निकल सकती है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से उम्मीद कर रही थी, उस उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि लगातार उपेंद्र जी, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सब अपने आप को नेता समझ बैठे थे, और ग्राउंड पर काम करने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, जिसकी वजह से ये सब कुछ देखने को मिला। साथ ही साथ 2.5 सालों में जो पार्टी के भीतर तोड़फोड़ हुई, जनता को पसंद नहीं आया, और शायद यही वजह है कि बारामती विधानसभा सीट अजीत पवार जीत कर आते हैं, और बहुत बड़े मार्जिन से जीत कर आते हैं।
हैं, उस बारामती सीट से भी सुप्रिया सुले करीब 28-30 हजार वोटों से लीड कर रही हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि शरद पवार किस तरीके से आज भी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। हालांकि सातारा की सीट जो कि वहां पर शरद पवार ग्रुप के श्रीकांत शिंदे जो है वो वहां पर लीड कर रहे थे, उस शशिकांत शिंदे को पीछे करते हुए उदयनराजे भोसले ने अच्छी लीड बना ली है, जो कि छत्रपति शिवाजी राजे के वंशज है और महाराजा के तौर पर जाना जाता है, वो लीड बना लिए हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी की वो सीट निकल सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि महाराष्ट्र सरकार में सांस्कृतिक और वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार काफ़ी लंबे मार्जिन से पीछे चल रहे हैं चंद्रपुर से। वो नितिन गडकरी के आँख नाक कान सब कहे जाते हैं। माना जाता है कि नितिन गडकरी का वरद हस्त उनके ऊपर हमेशा रहा है, लेकिन वो बहुत बड़े अंतर से पीछे चल रहे हैं। नितिन गडकरी का भी मार्जिन जिस तरीके से समझा जा रहा था वो भी नहीं दिख रहा है। नागपुर में दूसरी सीट भी है, रामटेक सीट, जहां पर माना जा रहा था कि शिवसेना शिंदे ग्रुप के पारवे विजयी होंगे, लेकिन वहां पर पारवे एक लंबे अंतर से पीछे चल रहे हैं, जो कि अब हाथ नहीं आने वाली है। एक महत्वपूर्ण और चीज़ है नांदेड़, जहां अशोक चौहान का गढ़ कहा जाता है। पिछले दिनों जब हमारी अशोक चौहान से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एक शब्द कहा था बीजेपी में आ गया, लेकिन जिनको मैं अपना समझता था वो भी बीजेपी में नहीं आए। यानी जो मुस्लिम और दलित और मराठा फैक्टर था, जिनके ऊपर अशोक चौहान नांदेड़ का किला 2014 में बचाने में कामयाब रहे। जब मोदी वेब थी, पहली बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी ने अलग अलग जगहों पर कैंपेन किया, उसमें भी अशोक चौहान जीते थे, वहाँ से सांसद बने थे। लेकिन इस बार बीजेपी में होते हुए भी उस सीट पर बहुत लंबे अंतर से जो वहाँ के चिखलीकर प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो पीछे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सोलापुर की सीट अगर बात करें, जो कभी सुशील कुमार शिंदे का गढ़ हुआ करती थी, उनकी बेटी वो गढ़ बचाने में कामयाब लग जाएंगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनकी भी लीड काफ़ी अच्छी खासी है। यानी कांग्रेस इस समय 10, 11, 12 सीटों पर लीड कर रही है, जो एक बड़ी मार्जिन की लीड है। उद्धव ठाकरे ग्रुप, जिन्होंने सिंपैथी फैक्टर खेला और पूरे महाराष्ट्र भर में ये कहा कि कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय हुआ, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ा और दिल्ली के शासन के आगे वो उन्होंने झुकाने की कोशिश की, लेकिन वो टूट गए, झुके नहीं। ये जो महाराष्ट्र में एक लाइन कही जाती है, दिल्ली के सामने जो नहीं झुकेंगे, वो शब्द लगातार हमेशा इस्तेमाल करते रहे। ये उस समय से इस्तेमाल करते रहे जब औरंगजेब दिल्ली में शासन करते थे और छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में शासन किया करते थे। उससे कनेक्ट करते हुए यहाँ पर एक भावनिक करने की कोशिश की। फिलहाल उसमें वो कामयाब हो गए। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को फटका लगा है, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है, उसमें बीजेपी की स्ट्राइक जो रेट है वो काफ़ी कम हो गया है, वो 60 के आसपास आ गया है। जो अजीत पवार ने 4 सीटें ली थी, 4 सीटों में सिर्फ 1 सीटों पर लीड बढ़ा रहे हैं, बाकी जो हारने के कगार पर है। एक निर्दलीय प्रत्याशी सांगली से जीत रहे हैं, जो कांग्रेस से कैंडिडेट मांग रहे थे, वसंत दादा पाटिल, जिनको कि शरद पवार ने धोखा दे करके उनको नीचे गिराया था और खुद पहली बार मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र के। उस शरद पवार के पोते वसंत दादा के पोते जो विशाल पाटिल हैं, वो निर्दलीय चुनाव जीतने के कगार पर सांगली से हैं। वो कांग्रेस से सीट मांग रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने वो सीट नहीं छोड़ी, जिसके बाद वो निर्दलीय लड़ गए। फिलहाल वो बहुत लंबे। अभिषेक, जो महाराष्ट्र की जो वीवीआईपी सीट है, जैसे नितिन गडकरी जी की सीट है, पंकजा मुंडे की सीट है, पीयूष गोयल जी की सीट है, अरविंद सावंत के सामने यामिनी जाधव हैं, उनकी सीट है, जो रविंद्र रायकर हैं उनकी सीट है, जो जिस सीट से पहले क्या बोलते हैं वो जो पार्षद थे उनको टिकट मिला था, जो बाद में उनका टिकट काट दिया गया था, उस सीट पे कौन चुनाव जीत रहा है? जो क्या बोलते हैं मुलुंड के आसपास वो जो सीट है, जो मिस्टर कोटक थे जिनका टिकट काटा गया था, वहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है? उस सीट की क्या स्थिति है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, वीवीआईपी सीट्स में नारायण राणे की सीट है, वो नारायण राणे की सीट फिलहाल नारायण राणे निकालने के एकदम करीब पहुंच चुके हैं।
दूसरा अरविंद सावंत की सीट है। यामिनी जाधव लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन अरविंद सावंत काफ़ी बड़े अंतर से लीड कर रहे हैं। अगर उज्जवल निकम की बात करें तो बहुत स्लाइड मार्जिन है, वो कभी भी निगेटिव फैक्टर में तब्दील हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो M का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत बड़े मार्जिन का अंतर वो कभी भी पड़ सकता है। दूसरा आपने मनोज कोटक वाली सीट की बात कही, जिसे इस बार मिहिर कोटेचा को दिया गया। हालांकि वो बीजेपी की सीट थी, लेकिन मिहिर कोटेचा को देने की वजह से वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के साथ साथ मराठी वर्सेस गुजराती कर दिया गया, और उसमें संजय दीना पाटिल जो शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार थे वो बड़े मार्जिन के साथ आगे चल रहे हैं। अगर पीयूष गोयल की बात करें तो पीयूष गोयल करीब करीब चुनाव जीत चुके हैं, अनाउंसमेंट बाकी है। अगर उसके अलावा बात करें तो अलग अलग जगहों भारती पवार जो कि मोदी सरकार में मंत्री रही, वो वीवीआईपी सीट रही है, वहाँ पर वो काफ़ी पीछे चल रही हैं। नासिक की एक वीवीआईपी सीट थी जिसमें छगन भुजबल लगातार मांग रहे थे, लेकिन शिवसेना ने जिद किया और अपने कैंडिडेट हेमंत गोडसे को दिया। हेमंत गोडसे काफ़ी बड़े अंतर से पीछे चल रहे हैं, वो सीट भी चली जाएगी शिवसेना के हाथ से। तो निश्चित तौर पर ये जो अंतर है, और दो और महत्वपूर्ण सीट है जहाँ दो छत्रपति चुनाव लड़े थे। एक छत्रपति शाहूजी महाराज, जो शाहूजी महाराज के वंशज कोल्हापुर से थे, कांग्रेस के बैनर से चुनाव लड़े थे, वो फिलहाल जीतने के कगार पर हैं, और वहाँ शिवसेना के संजय मांडलिक हारने के कगार पर पहुँच गए हैं। लीड का अंतर काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुका है। और दूसरा छत्रपति उदयनराजे भोसले जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, वो फिलहाल लीड कर रहे हैं, वो भी चुनाव जीतने के कगार पर हैं, चूँकि मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में ये सारी सीटें, और एक वीवीआईपी जो बारामती रही, पवार वर्सेस पवार की जंग, वो पूरा देश देखना चाह रहा था, उस सीट पर भी सुप्रिया सुले काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ आगे जा चुकी हैं। यानी सुनेत्रा पवार अब हारने के कगार पर हैं, अनाउंसमेंट बाकी है। आज जिस तरीके से एक और सवाल उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पुणे मुंबई के बाद पुणे बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, पुणे के क्या हालात हैं? पुणे में मुरलीधर महल फिलहाल वो चुनाव जीतने के कगार पर हैं, क्योंकि लीड का अंतर काफ़ी ज़्यादा मुरलीधर महल का है। वहाँ पर जो लीड बनाई है उससे ये समझ में आ रहा है कि वो जीतने के कगार पर हैं। लेकिन पुणे के साथ साथ जो पुणे से सटी मावल सीट है, जिसमें कि लोनावला, खंडाला और ये पूरा हिस्सा आता है, मावल सीट, उसमें श्रीरंग बारने जो शिवसेना के उम्मीदवार थे वो फिलहाल काफ़ी अच्छा लीड कर रहे हैं। तो वहाँ से वो भी चुनाव निकालने के कगार पर पहुँच गए हैं। तो निश्चित तौर पर कई ऐसी वीवीआईपी सीटें हैं जहाँ पर काफ़ी फेरबदल हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 4 सालों से जिस तरीके से राजनीतिक प्रयोगशाला बनी हुई थी, कहीं ना कहीं जनता को पसंद नहीं आया, और जो जनता ने जो अपना जनमत दिया वो इस तरीके से दिया कि हर व्यक्ति को जिसने भी पार्टी तोड़ी थी उनको काफ़ी ज़्यादा मुँह की खानी पड़ी है। बीजेपी को भी उसका झटका जरूर लगा है, लेकिन बीजेपी कुछ संभली है। सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ है तो जिन्होंने सिंपैथी फैक्टर खेला, शरद पवार का स्ट्राइक रेट करीब 90% के आसपास रहा, क्योंकि 10 सीटों में से 7 सीटों के आसपास वो रिटेन कर रहे हैं। और उसके बाद उद्धव ठाकरे भी 20-21 सीटें थी, उसमें वो 11-12 रिटेन कर रहे हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट अच्छा है। और कांग्रेस ने तो बिल्कुल अच्छा एक काम किया, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट थी 2019 में, वो थी चंद्रपुर की सीट, जहां से कि सुरेश धानोरकर जो चुनाव जीते थे, फिलहाल उनकी असामयिक मौत हो गई थी तो उनकी पत्नी को टिकट दिया इस बार कांग्रेस ने, वो भी चुनाव जीतने के कगार पर हैं और काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ वो भी चुनाव जीत सकती हैं। धन्यवाद अभिषेक। सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ पे काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की धरती से आ रहे हैं। पवन सेंगर हमारे साथी जुड़े हुए हैं। पवन, अभी वहाँ पर जितनी जो मजबूत और बड़ी सीटें हैं जिनकी चर्चा हम फर्स्ट हाफ में सुबह कर रहे थे, कि जैसे इलाहाबाद की सीट है, इलाहाबाद से सटी हुई बाराबंकी की सीट है, प्रतापगढ़ की है, कौशाम्बी की है, फूलपुर की है, देवरिया की है, महाराजगंज की है, गाजीपुर की है, बलिया की है, जो ये सारी सीटें थी जो फंसी हुई दिखाई दे रही थी। कानपुर में रमेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं,
उनकी इस समय स्थिति क्या है। ये सारे जो सीटें हैं लखनऊ के आसपास की, बनारस के आसपास की और गोरखपुर के आसपास की, और प्लस जो फिरोजाबाद से अक्षय प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं, बदायूं से आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, कन्नौज से खुद अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, डिम्पल जी चुनाव लड़ रही हैं, क्या बोलते हैं, मैनपुरी से। इन सब सीटों पे अभी क्या हालात है? जीतने वालों का नाम घोषित हो चुका है या काउंटिंग अभी भी चालू है? देखिए उपेंद्र जी, अगर जीत की बात करें तो बहुत सारी सीटें, जैसे अयोध्या हो गई, बलिया हो गई, उसके अलावा चंदौली की आप बात कर रहे हैं, गाजीपुर की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, एक तरीके से ये सीटें जो हैं, जो इंडिया गठबंधन है यानी समाजवादी पार्टी है, वो एक तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है। अनाउंसमेंट कुछ सीटों की बाकी है, लेकिन जो सबसे बलिया में क्या नीरज शेखर जी हार रहे हैं? बिल्कुल, सनातन पांडे वहां पे मार्जिन लिए हुए हैं, तकरीबन 37,000 से ज्यादा वोटों की कहा जाए कि लीड है सनातन पांडे की। और वहां पे भी कई सारी राजनीति है, जिस राजनीति का जिक्र मैं उपेंद्र जी करने जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान क्यों इतना ज्यादा हुआ, उसके अगर 3 लाइन में अगर कहा जाए तो सबसे मेजर जो इंपैक्ट पड़ा वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, जो छत्रप थे अलग अलग शहरों में। जैसे बलिया का अगर आप जिक्र करेंगे तो वहां पे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह आते हैं, वहां से उपेंद्र तिवारी जो पिछली सरकार में मंत्री थे वो आते हैं, वहां से मौजूदा जो सांसद थे बीरेंद्र सिंह मस्त वो आते हैं। समय समय पे नीरज शेखर के खिलाफ एक तरीके से कहा जाए तो अंदर खाने ये लोग वहां पे खड़े नजर आए। नारद राय के जीतने के बाद कहीं ना कहीं दयाशंकर सिंह के खेमे में एक खबर गई कि अगर नारद राय सदर से चुनाव लड़े थे, मजबूत होते हैं तो ये कमजोर होंगे। तो कहीं ना कहीं जो अंदर खाने की राजनीति है वो प्रत्याशियों के ऊपर भारी पड़ने का काम हुआ। और जो कार्यकर्ता थे, जो 400 पार का नारा था, उसके अलावा उसके बाद जो एक मुहिम विपक्ष ने चलाने का काम किया कि संविधान बदल दिया जाएगा, जो दलित वोट बैंक 2014 के बाद मायावती से छिटक करके भारतीय जनता पार्टी में आने का काम किया था, उसमें यूथ जो है वो संविधान बचाने की कवायद में लग गया था। और कहीं ना कहीं उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला और समाजवादी पार्टी ने बड़ी चालाकी से इस बार टिकट वितरण करने का काम किया। मसलन अयोध्या से अवधेश प्रसाद अगर जीत रहे हैं तो इसका इंपैक्ट आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि कैसे हिंदू वोटरों में बंटवारा समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया। अवधेश प्रसाद को पासी वोट बैंक जो 4 लाख से ज्यादा है वो सीधे तौर पे देने का काम किया। उसका असर यह हुआ कि अयोध्या जहां राम को लाने की बात भारतीय जनता पार्टी करने के बाद चुनाव लड़ रही थी, वो सीट फैजाबाद हारने का काम की है, वहां से अवधेश प्रसाद चुनाव जीत रहे हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो हिंदू में जातिगत राजनीति को लेकर के, क्षत्रिय वर्सेज ब्राह्मण, कुर्मी वर्सेज अगर कहा जाए तो उसमें जो जातियां थी उसको लेकर के वो विपक्ष ने बखूबी खेलने का काम किया। और एक तरीके से यादव और मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या कम करके समाजवादी पार्टी ने कुर्मी जो प्रत्याशी थे उन पे भरोसा किया। और उसका इंपैक्ट ये हुआ कि बाबू सिंह कुशवाहा जैसा व्यक्ति जौनपुर से एक तरीके से मार्जिन लिए हुए दिखाई दे रहा है और चुनाव जीतते हुए नजर आ रहा है। तो ये मान करके चलिए कि जो 36 सीटों का एक आंकड़ा समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है, उसमें से घट करके मैक्सिमम, क्योंकि 8,000, 3,911 वोट इस तरीके से कुछ सीटें हैं जिसमें मार्जिन की लड़ाई चल रही है। पवन, अभी तक कितने राउंड की वोटिंग हो चुकी है और कितना राउंड बचा हुआ है, इसके बारे में कुछ आइडिया? देखिए, कुछ लोकसभा में स्लो काउंटिंग चल रही है। ये मान करके चलिए कि 20 से 22 राउंड की जो है काउंटिंग है वो करीब करीब समाप्त हो चुकी है। लेकिन जहां पे मार्जिन 50,000 से ऊपर है, 35,000 से ऊपर है, ये मान करके चलिए कि वो सीटें अब इंडिया गठबंधन नहीं हारने वाला है। लेकिन तकरीबन 5 से 6 सीटें ऐसी हैं, कांग्रेस की जो 7 सीटें दिखाई दे रही हैं उसमें एक सीट ऐसी है जिसमें मार्जिन जो है 3 से 4,000 का है। वो उसमें अगर उलटफेर होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। समाजवादी पार्टी की जो 36 सीटें थी उसमें 33 यानी तकरीबन 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें उलटफेर हो सकता है। लेकिन 33 सीटों पे जो मार्जिन रेट है वो काफी ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से। वहीं भारतीय जनता पार्टी की 10 ऐसी सीटें हैं जो 10,000 से कम के वोट बैंक से वोट के मार्जिन से वो जीतने जा रहे हैं और जो लीड है वो बनाए हुए हैं। ऐसा कुछ सीटों का नाम बताएंगे पवन जो भारतीय जनता पार्टी कम मार्जिन से जीतती हुई दिखाई दे रही है? और जैसे मैंने पूछा कानपुर और कानपुर देहात, ये 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें मैं अभी देख रहा था बहुत थिन मार्जिन चल रहा था, यहाँ पे क्या स्थिति है? बिल्कुल
आपने कानपुर का जिक्र किया, वहां पे काफी उलटफेर दिखाई दे रहा है। लगातार एक दूसरे को कोई 2000, 3000, 4000, 5000, 8000 तक मार्जिन जाने के बाद फिर से रिवर्स हो रहा है। उसके अलावा जो संजीव बालियान की सीट है वहां पे 911 सीट, 911 वोट, 1000, 1500, 3000 ऐसे जाने का काम हो रहा है। फिर वो रिवर्स, वहां पे भारतीय जनता पार्टी कभी आगे जा रही है तो वहां पे विपक्ष कभी आगे जा रहा है। उसके अलावा अगर और सीटों की अगर बात करें, जो मार्जिन वोट बैंक है धरौरा है, जहां से समाजवादी पार्टी के नेता हैं आनंद भदौरिया, वो तकरीबन 4000 वोट से आगे जा रहे थे। उनको एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक तरीके से एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से तकरीबन 4 से 5 सीटें हैं जो सीधे तौर पे देखा जा रहा है कि 3000, 4000 और 2000 की मार्जिन लिए लगातार सुबह से काउंटिंग में चल रहे हैं। लेकिन बाकी की सीटों की बात करेंगे, अमेठी की बात करेंगे, रायबरेली की बात करेंगे, नोएडा की बात करेंगे, गाजियाबाद की बात करेंगे, मैनपुरी की बात करेंगे या कन्नौज की बात करेंगे, जो बड़े चेहरे हैं, या फिरोजाबाद की बात करें जहां से प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, वो काफी मार्जिन लिए हुए हैं। लेकिन जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो निषाद पार्टी की बात कर लीजिए या ओम प्रकाश राजभर की बात कर लीजिए, राजीव राय घोसी से 1 लाख से ज्यादा अगर वोट कहा जाए तो उससे ज्यादा है, यानी जीत का केवल अनाउंसमेंट बाकी है, वो निश्चित तौर पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्रवीण निषाद हैं, जो संजय निषाद के पुत्र हैं, वो एक तरीके से हारते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जब आप प्रतापगढ़ के क्षेत्र में आएंगे, जो संगम लाल गुप्ता थे वो राजा भैया के खिलाफ काफी मुखर होकर के बयान दे रहे थे। एक तरीके से उनकी सीट फंस गई है, वो एक तरीके से चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अनुप्रिया पटेल को 2 सीट मिली थी, जिसमें अनुप्रिया पटेल 8 से 9000 की मार्जिन को लेकर के वो लीड कर रही हैं। उनका भी जो मार्जिन है वो काफी कम है, लेकिन जो उनकी दूसरी सीट है वो सीधे तौर पे हारती हुई नजर आ रही है। तो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था उपेंद्र जी, कि उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर प्लस जो OBC में कुर्मी वोट बैंक था यादव के अलावा, उसको समाजवादी पार्टी ने सजोने का काम किया। चाहे 13 प्रत्याशियों को टिकट देने की बात हो, या बेनी प्रसाद वर्मा का जो क्षेत्र था, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, ये जो सीटें थी इस पे इंपैक्ट डालने की बात हो, या जिधर फूलपुर की तरफ आप जाएंगे, प्रतापगढ़ की तरफ जाएंगे, जौनपुर में जब जाएंगे तो बाबू सिंह कुशवाहा वहां पे करामात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम सारी सीटें हैं जहां पे OBC फैक्टर जो यादव के साथ कोई और वोट बैंक नहीं जुड़ रहा था। पंकज चौधरी जी महाराजगंज से चुनाव लड़ते हैं, भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी हैं, क्या वहां पे क्या दिखाई दे रहा है? देखिए लगातार वो अप्स एंड डाउन्स था महाराजगंज में, लेकिन जो अभी की सिनारियो है उपेंद्र जी, वहां पे वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जो मार्जिन है वो तकरीबन 20,000 से ज्यादा जा चुका है। यानी महाराजगंज की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से निकालती हुई नजर आ रही है। जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जो उलटफेर होना है वो मैक्सिमम 3 से 4 सीटें हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को 3 से 4 सीटों का फायदा मिल सकता है। अभी भी जो देर रात तक काउंटिंग चलने की बात हो रही है, जहां पे स्लो काउंटिंग हो रहा है या वोटों का जो मार्जिन है वो कम है, लेकिन बहुत ज्यादा उलटफेर अब उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पे जो बड़ी बड़ी सीटें थी जहां से भारतीय जनता पार्टी दावा ठोक रही थी कि अयोध्या से कि चुनाव जीत करके आएंगे, बड़े मार्जिन के तौर पे आएंगे, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और उसका असर यह है कि तकरीबन 30 से 35 सीट जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो कहते नजर आ रहे थे कि केंद्र की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तकरीबन 30 से 35 सीटें ऐसी थी जिनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन उनको टिकट मिला। मसलन चंदौली से अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट के तौर पे वो खुद को देख रहे थे महेंद्र नाथ पांडे, लेकिन ये बताइए कि शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, इसके बहाने वो देश को भी संबोधित करेंगे। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री अपने जीत के प्रति, बड़ी जीत के प्रति जितने आश्वस्त थे उसमें थोड़ी कमी तो जरूर आई है, तो उनका क्या भाषण हो सकता है? क्या वो बताएंगे लोगों को? अपनी कमियां बताएंगे? यूजुअली अपनी कमियों पे बात नहीं करते, क्योंकि मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि वो जस्टिफाई करने वाले और एक्सप्लेन करने वाले लोगों को बहुत पसंद नहीं करते। तो खुद भी उनके व्यक्तित्व में ऐसा नहीं है कि वो जस्टिफाई करें, कंप्लेन करें। तो आपको क्या लगता है कि क्या भाषण हो सकता है उनका? उपेंद्र जी, यहाँ पे प्रधानमंत्री करीब 7:30 से 8 बजे के बीच में आएंगे, और जो भाषण का जो लहजा उनसे पता चल रहा है, क्योंकि 1-2 लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें मेजॉरिटी के लिए 272 सीट चाहिए, और हमने 272 सीट जो जीते हैं वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने जीता है। एक आदमी से मैंने पूछा कि नरेंद्र मोदी जी ने 400 का नारा दिया था, आप 300 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सोच लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो क्या होता। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जो कार्यकर्ताओं का संदेश है कि जितनी हमने मेहनत की थी वो शायद चूक हो गई,
गई और मिलजुल कर मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी हम ये बात अलग है कि अभी हम थोड़ी सी हार गए हैं, लेकिन इसको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य उसको विकसित करने का है और उसमें हर किसी को योगदान देने का वो संदेश देने वाले हैं। खास करके दिल्ली में जो 7 सीटों की जीत हुई है उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत मानते हैं, क्योंकि दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि जो दिल्ली जीतता है उसी की सरकार बनती है। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, खास करके जब अपराइज लीडर अरविंद केजरीवाल ने लगातार नाक में दम किया हुआ था बीजेपी को, और उनके आने के बाद भी अगर बीजेपी 7 सीट जीत गई है तो जो यहाँ पे सेलिब्रेशन है वो दिल्ली प्रदेश बीजेपी का सेलिब्रेशन है, और यही संदेश जाना है कि जो हमसे चूक रह गई उस गलतियों को और सुधारेंगे और थक के बैठना नहीं है। बिल्कुल। एक और सवाल के हम ये आता है कि कहीं न कहीं जब 2019 में बीजेपी अकेले 303 सीटों पे आई थी तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका था बहुत ही बेखौफ था, बहुत ही उनका स्वभाव जो है निडर, जो करना है करना है। अब कहीं न कहीं उनको जो 240 के आंकड़े के पास भारतीय जनता पार्टी अकेले सिमटती हुई दिख रही है, तो ले दे के जो कुल मिला के 30-32 सीटों का जो गैप है, जो बहुमत के आंकड़े तक उनको ले जाता है, उसके लिए तो उनको जो सहयोगी पार्टियां हैं एनडीए के, उनके ऊपर आधारित रहना ही पड़ेगा। कितना अंतर आएगा उनकी अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने में या अपनी मन की करवाने में, अगर एक लाइन में कहें तो? बहुत उसमें फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जब आप बीजेपी अपराइज होकर माइनॉरिटी के खिलाफ बोलती है, माइनॉरिटी के खिलाफ बहुत सारे एक्शन ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है लेकिन एक्शन लिए जाते हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार उसको नहीं चाहेंगे कि वो उतने खुलेपन के साथ हो, और दूसरे जो उनके सहयोगी जो सबसे बड़े इसमें विनर हैं, एक तरीके से कहें कि किंग मेकर हैं, चंद्रबाबू नायडू भी ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि आंध्रा की राजनीति जो है टोटल जातिगत है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जो एक तरीके से खुले विचार के साथ काम करते थे उसमें बंधन तो लगेगा, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं, जो हमारी बातचीत हो रही है, क्योंकि मैं बीजेपी हेडक्वार्टर में हूँ और पूरा माहौल भगवा हो गया है और बारिश के साथ लोग और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि हम कम हुए हैं, परास्त नहीं हुए हैं, पराजित नहीं हुए हैं, हमें जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, लेकिन सरकार हमारी बन रही है, क्योंकि बहुमत के लिए 272 चाहिए। बिल्कुल, बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए कब का पार कर चुकी है। सवाल विक्रम लोहिया से, एक सवाल, उसके बाद हमारे साथ केसी त्यागी जी जुड़ने वाले हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे, और चूंकि वो इतने डीप विषयों को समझने वाले व्यक्ति हैं और बहुत ही, मैं उनको भारतीय राजनीति में कुछ ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोगों में से गिनता हूँ, इसलिए उनसे मैं बातचीत बहुत मन से और तल्लीनता से करूँगा। आप लोग भी सुनिएगा। विक्रम जी, आप लोगों ने प्रदर्शन तो वाकई बहुत अच्छा किया, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की बनती दिख रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे लगता है कि अगले 3 दिन के अंदर या जो भी उनकी सहूलियत होगी उसके हिसाब से ओथ लेके दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और 7 बजे वो एज यूजुअल 7:30 से 8 के बीच देश की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। तो कहा जाता है कि जीत के भी आप लोग हार गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा आपकी बातों से मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिस प्रकार की बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आज इंडिया गठबंधन ने देश की जनता के साथ खड़े होकर के देश के मुद्दे की बात की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था नेशन फर्स्ट, लेकिन कभी नेशन फर्स्ट नहीं हुआ, सत्ता फर्स्ट रही। अगर नेशन फर्स्ट होता तो प्रधानमंत्री जी महंगाई पे बात करते, बेरोजगारी पे बात करते, महिला सुरक्षा पे बात करते, रोजगार पे बात करते। नहीं, सुरक्षा और लोग, उनका नारा ही था कि देश सुरक्षित हाथों में है, अब बम नहीं फटते, अब तुष्टीकरण की राजनीति। वो तो सुरक्षा पर तो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने की है। 400 सीट कहां से आएगी ये बता रहे थे, पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया नहीं बता पाए। और महिला जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोग पार्लियामेंट में उनके साथ बैठते हैं। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी अपने पार्टी कार्यालय जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि मैं इस्तीफा दे जा रहा हूं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भाजपा के एनडीए के घटक दल इस समय इंडिया गठबंधन की तरफ नजर लगाए हुए हैं। विक्रम जी, मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं सीधे उनके पास चलता हूँ। सर, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सबसे पहला और स्वाभाविक सवाल, वॉल्टेयर एक थिंकर हुए जिन्होंने कहा कि कॉमन थिंग्स आर वेरी अनकॉमन। तो मैं एक गांव के लड़के की तरह आपसे सवाल
करूंगा और आपको मैं बहुत आदरणीय मानता हूं, क्योंकि भारतीय राजनीति में आप जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति मैंने नहीं देखा अभी तक, बातचीत करके भी अनुभव नहीं किया मैंने। बहुत धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद। पहला सीधा सा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मविश्वास था वो बहुत गहरा आत्मविश्वास था, बड़ा आत्मविश्वास था, लेकिन वो आत्मविश्वास एग्जिट पोल के रिजल्ट के अनुरूप आंकड़ों में परिवर्तित नहीं हुआ। कहां कमी रह गई आपकी नज़र से? देखिए उपेंद्र जी, ये बहुत जल्दी में किया गया सवाल है जी। एनडीए की भी बैठक होगी और भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी जिसमें चिंतन किया जाएगा जी। और कोई एक वजह नहीं होती है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का भी निवासी हूँ और बिहारी भी हूँ जी, तो उत्तर प्रदेश में मैं ये मानता हूँ, कभी मुलायम सिंह जी के साथ भी मैंने काम किया है जी। तो जो वीपी सिंह जी कहते थे कि बूथ केमिस्ट्री अगर मजबूत होगी तो चुनाव जीतने में आसानी होगी। अब आप देखिए पूर्वांचल में और अवध में भी लल्लू सिंह जी का हारना कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रारंभिक जो चुनावी उद्घोष था वो अयोध्या था, बिल्कुल था। और जब हम अयोध्या में हारते हैं तो बहुत चिंतन की आवश्यकता होती है। एक एकेडमिक सवाल आपसे करता हूं, वो सवाल मुझे लगता है कि आपसे ही किया जाना चाहिए। जैसे जी कहा जाए, अगर 27% ओबीसी के लिए आरक्षण बीपी सिंह जी ने किया, बीपी सिंह जी को ओबीसी लोगों को अपना भगवान मानना चाहिए, लेकिन अगर आज बीपी सिंह जी जिंदा होते तो क्या आप मानते हैं कि ओबीसी का कोई आदमी बीपी सिंह को भगवान मानता या उनके आह्वान पर कोई वोट देता? अभी भी जातियों की जो पकड़ है, या देश के 75 साल की आज़ादी पूरा होने के बाद जाति जितना गहरे से रगों में उतरी हुई है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? हमारे विकास के लिए, जैसे दुनिया की जितनी बड़ी डेमोक्रेसी है वहाँ आप जाके देखिए, अमेरिका हो, यूरोप हो या साउथ अमेरिका हो, वहाँ पे लोग दूसरे लेवल पे विकसित हो चुके हैं। वहाँ पे लोग एक नेता को चुनते हैं, फेस वैल्यू पे वोट देते हैं, उसके मुद्दे एजेंडे के साथ अलाइन होते हैं और रुथलेसली वोट करते हैं और वो सरकार चलती है। लेकिन आज जब बहुजन समाज पार्टी में मायावती ने सरकार बनाया तो उनको एक ब्राह्मण फेस के लिए सतीश मिश्रा जी को लेना पड़ा। सतीश मिश्रा जी का कोई ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये हम सभी जानते हैं। हालांकि वो हमारे अच्छे शुभचिंतक हैं, लेकिन जो फैक्ट की बात होनी चाहिए, तो ब्राह्मणों को लुभाने के लिए मायावती को एक ब्राह्मण चेहरा उतारना पड़ा। अब मान लीजिए बीपी सिंह जी होते और बीपी सिंह जी आह्वान करते, तो भी अगर निषाद पार्टी है तो उसके नेता निषाद जी हैं, राजभर पार्टी है तो उसके नेता राजभर जी हैं, यादव पार्टी है तो उसके नेता लालू प्रसाद यादव जी बिहार में, अखिलेश जी यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं। क्यों जातियों से अभी तक हम ऊपर नहीं उठ पाए? चुनाव आता है तो जातियों का भूत जो है सर पे और पूरे माहौल में आके पूरी तरह से छा जाता है। यहाँ तक कि प्रबुद्ध लोगों ने भी जातीय जनगणना की बात करने लगी। इस पर मैं आपका एक एकेडमिक उत्तर चाहूँगा कि देश मैंने 247 में हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, लेकिन अभी हम आज 224 में जातियों का कलेक्शन करके, जातीय जनगणना करके, जातीय कैंडिडेट को उठा के पावर पॉलिटिक्स को बीच में ले आके चुनाव लड़ना चाहते हैं। जाति से हम ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं सर? क्योंकि जाति सच्चाई है। भारतीय समाज की सबसे क्रूर सच्चाई जाति है। आचार्य नरेंद्र देव जी थे जी, 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति थे, बीएचयू के शायद आपने विद्या प्राप्त की होगी वहाँ पे, और लखनऊ विश्वविद्यालय के, और वो अयोध्या के अंदर जाकर के चुनाव हार गए क्योंकि उनकी जात नहीं थी। और डॉक्टर लोहिया ने भी कहा कि ये लड़ाई जात की नहीं जमात की है, जिसका आपने जिक्र किया था। मंडल कोई एक जाति नहीं थी। और एक और कटु सत्य आपको बताऊं, आपकी बात को मजबूत करने के लिए जी, मंडल लगाने के बाद अनएक्सपेक्टेड सिंपैथी हो गई थी बिहार में लालू यादव जी के लिए। आपको ताज्जुब होगा कि 91 के चुनाव में भी लालू प्रसाद जी ने उनसे कैंपेन नहीं कराया। उसने कहा पिछड़ों के नेता तो हम ही ना हैं, आपकी कोनो जरूरत नहीं है। तो वीपी सिंह जी ने कैंपेन नहीं किया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार और कुछ हद तक मुलायम सिंह यादव जी ये जमात की राजनीति करते थे, और उसी का नतीजा आप मेरी बात मानिए, पूरे पूर्वांचल में पीडीए ने काम किया है। आज यादव ज्यादा नहीं लड़े, कुल 5 यादव हैं यूपी में,
और 11 कुर्मी हैं। कुर्मी संख्या में यादवों से कम है, नंबर 1। नंबर 2, 15 उम्मीदवार सोशल इंजीनियरिंग के बसपा से लेकर के अखिलेश यादव ने लड़ाए हैं। कुशवाहा को कोई जरूरत नहीं थी वहां लड़ाने की, आपके पड़ोस में गाजीपुर के में उन्होंने लड़ाया। सनातन पांडे को उन्होंने जाकर लड़ा दिया सोशल इंजीनियरिंग के तहत। तो ये आज जब विधानसभा में इतना अच्छा बहुमत मिला, उसके बावजूद भी इनको लड़ाया। तो सोशल इंजीनियरिंग तो परफेक्ट हुई ना। बिल्कुल, सोशल इंजीनियरिंग परफेक्ट कहीं बिंद को लड़ाया। अब सवाल ये उठता है कि बेशक एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर गया है, हमारी स्क्रीन पे 295 दिख रहा है और लगभग देश के जितने 10 राष्ट्रीय चैनल है यही आंकड़ा दिख रहा है। कोई 299 पे है, कोई 300 पे है, कोई 296, मतलब 294 से 300 के बीच एनडीए खड़ी दिखाई दे रही है और इंडिया अलायंस 230 पे खड़ा दिखाई दे रहा है, अदर्स 18 पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी अगर इंडिया अलायंस की तरफ हाथ बढ़ाती हैं और जिस तरीके से हमारे यहाँ जातियों का एक जाति जो है क्रूर सच्चाई है, उस तरीके से भारतीय राजनीति में मौका परस्ती भी क्रूर सच्चाई है। अगर मौका परस्ती की तरफ कोई बढ़ता है तो क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदों को झटका लग सकता है या कोई जोड़ तोड़ हो सकती है? उपेंद्र जी, एक जो 230 का नंबर है जी, इसमें ममता दीदी के नंबर भी शामिल है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जी। ममता दीदी को मिलाकर के 230 हुए हैं जी, और 295 एनडीए है जिसके हम घटक दल हैं। और मुझसे सुबह से आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर पत्रकार पूछ चुके हैं कि हम क्या करेंगे जी। तो आपके चैनल पे मैं इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। कांग्रेस के कुछ नेता, उनकी मित्र पार्टियां जरूर संपर्क करने का प्रयास कर रही हैं। कल ही नीतीश कुमार जी मिलके गए प्रधानमंत्री से, फोन पे उन्होंने चर्चा की है अमित शाह जी से, बाद में वो हम लोगों के साथ भी मिले हैं। हमारे दाएं बाएं होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। एनडीए बहुमत में है, एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके वो नेता हैं। लिहाजा श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कोई रुकावट नहीं। बिल्कुल, वो साफ साफ दिख रहा है और जिस आत्मविश्वास से वो अपने कार्यकर्ताओं को और देश को संबोधित करने वाले हैं, वो अपने उसी पुराने पैटर्न को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं और एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, वैसे बयान भी आ रहे हैं। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जो उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव जी ने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को पकड़ा और उसको पकड़ने के बाद वहाँ पे जो ये रिजल्ट निकल के सामने आया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में या भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वे सारे लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाए? और एक उम्मीद ये जताई जा रही थी कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी ज़मीन नहीं खोने जा रही है, वहाँ 18 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी, बाद में बाबुल सुप्रियो और अर्जुन सिंह जी चले गए थे वापस टीएमसी में, फिर भी 16 सीटें थीं। तो जो पहले से चीज़ें आ रही थीं, एग्जिट पोल में वो सारा जो सीटें जहाँ जहाँ से कम होती हुई दिखाई दे रही थी, एग्जिट पोल ने उसे मेकओवर करके पूरा कर दिया कि भाई बीजेपी अकेले 303 का, प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति भी कह रहा था कि 303 सीट बीजेपी अकेले लेके आएगी। यहाँ तक कि मुझे भी ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 300 सीटों के आसपास रहेगी। 25 तारीख को जब मैं GK1 में वोट दे के निकला तो मेरे ही एक संवाददाता ने कैमरे पे पूछा, जो टेलीकास्ट भी हुआ, कि बीजेपी कितनी सीटों पे आएगी? मैंने कहा लगभग 300। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के कारण ये जो झटका लगा है, या पश्चिम बंगाल में पार्टी ने कम मेहनत की, या कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस से भर गई थी कि भाई हम जिसको खड़ा करेंगे वो जीत के आएगा? आपका क्या आकलन कहता है सर? देखिए, उत्तर प्रदेश को और पश्चिमी बंगाल को अलग अलग कीजिए जी। पश्चिमी बंगाल की जो पॉलिटिक्स है वो सब नेशनलिज्म की है जी। वो राष्ट्रवाद के मुकाबले में उपराष्ट्रवाद को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वो आपके किसी भगवान के मुकाबले में काली देवी को ज़्यादा बड़ी अपनी आराध्य मानते हैं। वो साहित्य के क्षेत्र में ठाकुर साहब से बड़ा किसी को नहीं मानते। भद्रलोक के लोगों में वो ज्योति बाबू से बड़ा किसी को नहीं मानते। नेताओं में सुभाष बाबू से बड़ा किसी को नहीं मानते। सर बीच में अंतर्राष्ट्रीय खबर है, प्रधानमंत्री 1,52,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं।
प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव जीते, 1,52,000 वोटों से तीसरी बार लगातार पीएम मोदी चुनाव जीत चुके हैं। जी सर, आपने कहा कि वेस्ट बंगाल को उत्तर प्रदेश को अलग अलग करिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। रहा उत्तर प्रदेश का, मैं आपसे एग्री करता हूं। जो आपका उत्तर प्रदेश को सवाल था लेकर के, जी, उत्तर प्रदेश को लेकर के पार्टी अति उत्साह में थी। आप चूंकि पूर्वांचल से आते हैं जी, वहां पर कुर्मी और गैर कुर्मी, गैर यादव बैकवर्ड की बड़ी भारी तादाद है। तो जिस तरह का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन वर्गों को, इन समूहों को देना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं ना कहीं चूक कर गई और उसमें ये बाजी मार के ले गए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। उन्होंने उन वर्गों की हिस्सेदारी की। आप खाली राजभर की एक पार्टी बना करके, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, आप चौहान की एक पार्टी बना करके, आप निषाद की एक पार्टी बना करके, जो उनकी वर्ग चेतना थी, जो उनकी क्लास कॉन्शियसनेस थी, जो उनकी जमात का कंसेप्ट था, उसको तो तोड़ने में आप कामयाब हो गए। लेकिन उनके जरिए पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर करा देंगे पिछड़ों का, उसमें असफल रहे। इसलिए जात नहीं, जमात, एक कास्ट नहीं, पूरा पिछड़ा, उस कंसेप्ट को आप निषाद के जरिए, चौहान के जरिए, अब चौहान 6 महीने पहले ही 58,000 वोटों से हारे थे। बिल्कुल बिल्कुल हारे फिर भी आप वहां पर उसी राजनीति में लगे रहे, गुना भाग में। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आज शेयर बाजार ने बड़ा मतलब इरेशनल तरीके से, बड़ा इरेटिक तरीके से रिएक्ट किया है और बहुत ही हिस्टोरिकल मतलब गिरावट देखने को मिली है। ये इंडिया गठबंधन के आगे बढ़ने के कारण है या प्रधानमंत्री की उम्मीद से ज़्यादा सीटों के कम आने के कारण? यानी शेयर बाजार प्रधानमंत्री से ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए था, इस कारण से लगता है गिरावट आई। आप क्या मानते हैं कि शेयर बाजार जल्दी इस आंकड़े को रिकवर कर लेगा उनके ओथ लेने के बाद, या ये हिस्टोरिकल फिगर गिरावट का दर्ज रहेगा लंबे समय तक? उपेंद्र जी, मैं तो गांव से आता हूं सर, जहां का शेयर बाजार परमानेंट ही लुढ़का रहता है। हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट कब आते हैं जब हमारी फसलों के हमें उचित दाम मिलते हों, जब किसान के इस्तेमाल की चीज़ों में कटौती होती हो। लिहाजा शेयर बाजार की उतार चढ़ाव का मेरे गांव की राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये जो बड़े बड़े घराने हैं, अब 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, तो हमारे लिए कल्पना की बात है जी। हम तो 15-20 गांव के लोग गिनेंगे तो भी कई दिन में इतने पैसे गिने जाएंगे। लिहाजा शेयर बाजार के बारे में हमारे अनुभव ना के बराबर हैं। हाँ, गेहूं का आयात होगा, ये मेरे लिए इससे भी बुरी खबर है। जो किसान दौलत पैदा करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिला रहे हैं, उनके देश में भी बाहर से गेहूं मंगाया जा रहा है, ये मेरे लिए अफसोसजनक है। ये शेयर बाजार से बड़ी घटना है। बात गांव और किसानों की चली तो प्रधानमंत्री मोदी ने गांव में जो लोगों को पक्के घर दिए, शौचालय दिए, जो उनको राशन फ्री में दिया, गांव के लिए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और मुझे लगता है गांव से भारतीय जनता पार्टी को रीजनेबल अच्छा सहयोग मिलता भी रहा है। लेकिन किसानों के आंदोलन पे जिस तरीके की सहजता और जिस तरीके की स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी को या नेतृत्व को दिखानी चाहिए थी, उसमें थोड़ा सा जो है असहजता दिखी। आप क्या कारण मानते हैं इसका? आंदोलन से ही पार्टी असहज हो जाती है या नेतृत्व असहज हो जाता है, प्रधानमंत्री असहज हो जाते हैं, या उनको ठीक से फीडबैक नहीं दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने कानून वापस तो लिए लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लग गया, बहुत सारे किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, फिर से दोबारा आंदोलन चालू हुआ और फिर जो है एक तरीके से पूरे रोड ब्लॉक कर दिए गए, किसानों को आने से रोक दिया गया। आने दिया जाता, सहज भाव से उनसे वार्ता इस्टेब्लिश की जाती, लेकिन कहीं ना कहीं ये असहजता क्यों दिखाई देती है किसानों के साथ? उपेंद्र जी, किसी संपादक के द्वारा उनके मुख से पहली बार मुझे किसानों के कष्ट के बारे में सुनने का मौका मिला है। अदरवाइज दिल्ली का मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रेस मीडिया हो, वो इन आंदोलनों को बुरी नज़रों से देखते हैं। दिल्ली हम लोगों के लिए बनी नहीं है, ऐसा करके यहाँ का संभ्रांत लोग मानते हैं। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानता सर। मैं तो खुद किसान परिवार का लड़का हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने खेतों में कटिया किया है, बुआई की है, हल चलाया है, तो मुझे इसकी समझ है।
इसलिए आपने सवाल भी पूछा है मुझसे। मैं कहना चाहता हूं कि इस समय इतना उत्पादन किसानों ने किया है कि दुनिया के नंबर 1 के हम गेहूं उत्पादक हैं, नंबर 1 के हम चीनी उत्पादक हैं, नंबर 2 के हम चावल उत्पादक हैं। और 1947 से 1952 तक आपकी ये परिस्थिति थी कि बंदरगाह पे आपकी निगाह रहती थी कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा से गेहूं आएगा तो अगले दिन खाएंगे, वरना बगैर खाए भी रह सकते हैं। तो ये दौलत पैदा की हमने मेहनत मशक्क़त करके, हमारे परिवार की महिलाएं भी उसमें लगी रहती हैं। लेकिन 1.5 साल तक हमारा दिल दुखाने का काम हो गया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री का कि उन्होंने अपने विवेक का सदुपयोग करके ये तो वापस लिए जो तीनों थे, लेकिन जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैक्सिमम नहीं। हालांकि मैं चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में रहा हूं, वो लाभकारी मूल्य चाहते थे, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं चाहते थे। लेकिन मैं बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से आपसे भी पूछता हूं, ग्रामीण संवेदना का संवाहक होने के नाते, क्या जो बाजार में MRP है उससे 1 नए पैसे कम पे कोई चीज बिकती है? क्या नहीं बिकती है फैक्ट्री के प्रोडक्शन की। नहीं तो फिर हमारी जो MSP है, जो हमारी MSP है उससे कम पे क्यों मिले? क्यों ना एक कानून ऐसा बने कि MRP पर कम नहीं देंगे तो MSP पर भी कम नहीं देंगे, और MSP पर खरीदने वाले पर जुर्माना होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मुझे तो लगता है कि जो कमेटी बने, प्रधानमंत्री जी अगली बार जो कमेटी बनाए उसमें आपको एक तरीके से प्रमुख वार्ताकार के रूप में, प्रमुख रणनीतिकार के रूप में आप जैसे व्यक्तियों को रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से गहरे बातों को सहज और सरल तरीके से रखने का हुनर रखते हैं, उन लोगों की बात वाकई जनता के बीच में और नेतृत्व के बीच में बहुत रोल अदा कर सकती है, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। आपने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन एक आध सवाल आपसे और पूछता हूं। साउथ में प्रधानमंत्री ने बड़ी मेहनत की, भारत के जो है सदर्न पार्ट में प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मेहनत की, बहुत जोर लगाया, तो उसका रिजल्ट तो निकल के आया कि जो है केरला में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिख रही थी। अभी ताज़ा रुझान मैंने स्क्रीन पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जरूर वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का साउथ में बढ़ता हुआ खूब आसानी से दिख रहा है। लेकिन वो जितना सीटों के रूप में तब्दील होना चाहिए, जैसे कर्नाटका में 2019 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन इस बार कर्नाटका में भी सीट कम हुई है। हाँ, आंध्रा में, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ है, लेकिन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा नहीं हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री को उम्मीद थी कि वहाँ भी हमें कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। ये ज़रूर है कि हिमाचल में, गोवा में और क्या बोलते हैं उत्तराखंड में और दिल्ली में पूरी बटी पूरी सीटें लगभग मिली हैं, लेकिन गोवा में शायद 1 सीट कांग्रेस को गई है और 1 सीट बीजेपी को गई है। जो छोटे राज्य हैं, छोटे राज्यों में आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, मान लीजिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 की तरह पूरी की पूरी सीटों पर कब्जा जमाया है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जब 3 नए मुख्यमंत्री बने पुराने नेताओं को दरकिनार करके, जो वेटरन लीडर थे, तो ये सुनने में आया कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी असंतोष है, जो असंतोष था भी। राजस्थान में तो वो नुकसान दिख गया, छत्तीसगढ़ में लगभग नुकसान नहीं है ये कह सकते हैं, क्योंकि 1-2 सीटें ही वहाँ कांग्रेस पाती हुई दिख रही है, लेकिन राजस्थान में 50-50 के आंकड़े के आसपास है, और मध्य प्रदेश में 29 आउट ऑफ 29 भारतीय जनता पार्टी ले गई है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के काफ़ी वेटरन बड़े बड़े लीडर हैं। अभी देख रहा था दिग्विजय सिंह जी पीछे चल रहे थे, कमलनाथ जी खुद अपने आप में शक्तिशाली नेता हैं, उनके बेटे नकुलनाथ पीछे चल रहे थे। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ये कमाल कैसे हुआ और बाकी जगहों पर ये कमाल क्यों नहीं हो पाया? उपेंद्र जी, आपके 2 सवाल हो गए। जी, 2 सवाल हो गए। एक तो दक्षिण में वोट बढ़ी लेकिन सीट नहीं मिली, जीत नहीं मिली उस तरह से। तो एक तो दक्षिण के राज्यों को अलग अलग कीजिए। तमिलनाडु में जो द्रविड़ मूवमेंट है वो आपके सनातन के खिलाफ है लंबे समय से। ना वो राम को मानते हैं, ना कृष्ण को मानते हैं, ना शिव को मानते हैं। उनकी सामाजिक और धार्मिक परंपराएं आपके विरुद्ध हैं। वो आप लोगों को हमलावर मानते हैं, आक्रामक मानते हैं, और अपने आप को यहाँ का मूल निवासी मानते हैं। और 67 तक वो लोग पृथक तमिल की कल्पना भी करते रहे और उसके लिए संघर्षरत भी रहे। ये तो अच्छा हुआ करुणानिधि के आने के बाद वो भारतीय राजनीति के अंग बने, और अब ऐसा कोई आंदोलन वहाँ पे नहीं है। वो हिंदी थोपे जाने के खिलाफ भी 2-2 साल तक आंदोलन चलाते रहे।
इसलिए तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के लिए या जनसंघ के लिए कभी भी फर्टाइल लैंड नहीं रही, नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिस्ट मूवमेंट की जो जड़ें हैं जितनी केरला में स्ट्रॉन्ग हैं, देश में कहीं नहीं है। बिल्कुल। पश्चिमी बंगाल में 30 साल तक राज करने के बाद भी ज्योति बाबू सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन वहाँ पर कम्युनिस्टों का विकल्प सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल और वर्सेस कांग्रेस रहा। तो कांग्रेस के लिए तो स्थान रहता है वहाँ पर। एक बार वहाँ जनसंघ के एमपी बीजेपी के जीते थे मेरे साथ। जो आपने राजस्थान का कहा है, मैं अब भी ये मानता हूँ जिम्मेदारी के साथ, और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि किसान आंदोलन का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली देहात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बड़े हिस्से में जो श्री गंगानगर की तरफ है उस इलाके में था, जिसको आप जाट बेल्ट भी बोलते हो। तो बराबर सीटें आ जाना ये बहुत आश्चर्यजनक है। और ये कांग्रेस पार्टी किसी जमाने में जाटों की पार्टी हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी ठाकुरों की, राजे रजवाड़ों की पार्टी होती थी। तो उसी परंपरा में उनको सहज लगा कांग्रेस के साथ वोट करना। मध्य प्रदेश भारतीय जनसंघ का संस्थापक प्रदेश रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे जी जब पहले स्वयंसेवक बन के आए थे, उन्होंने वहीं से काम किया था जहां से 9 लाख से आज जीते हैं शिवराज सिंह जी, विदिशा से। तो वहां जनसंघ की और संघ की जड़ें, राजस्थान में जैसे जातीय समीकरणों को ध्यान करके जनसंघ का हुआ, भैरव सिंह शेखावत को भी बहुत सारे लोग जनसंघी नहीं मानते थे। जिस तरह के उनके उठने बैठने भाषा थी, वो चंद्रशेखर जी के, शरद पवार के ज्यादा करीबी लगते थे लोगों को। बिल्कुल। तो वहां पे जात के आधार पे नहीं, वहां पे संघ के प्रभाव की वजह से भाजपा बड़ी हुई। इसका कारण है कि आज भी उन पे असर नहीं पड़ा। एक और सवाल बनता है इस बार, 2 सवाल के बाद मैं आपसे जरूर चाहूँगा कि हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस बार आरएसएस की कुछ भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी रही और ये मीडिया में भी काफ़ी वाइडली रिपोर्ट किया गया। इवन प्रिंट के अखबारों ने तो जो संडे के गपशप कॉलम होते हैं उसमें खूब छापा। आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा। संघ और भारतीय जनता पार्टी के नाराजगी का सैद्धांतिक कारण क्या रहा, समझ नहीं आया मुझे। नहीं, वो मेरी सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उनका मातृ संगठन आरएसएस है। तो ऐसे बारीक सवालों पर मैं सार्वजनिक तौर से टिप्पणी करने से खुद को अलग रखना चाहूँगा। निजी बातचीत में किस दिन बैठेंगे तो हम चर्चा करेंगे, जरूर व्यक्तिगत चर्चा करेंगे। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी जब 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे तो उनका बड़ा मजाक उड़ाया गया सोशल मीडिया पे, इवन पत्रकारों के द्वारा भी उनका नाम पलटू राम रख दिया गया। आप नीतीश कुमार जी के साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और निस्वार्थ भाव से, पूरे मनोयोग से उनके साथ आपने अपना समय बिताया है। नीतीश कुमार जी जो है, दोबारा अगर जाना था लालू यादव के साथ तो बीजेपी के ही साथ क्यों नहीं रहे, लालू यादव के साथ क्यों गए, वो इस पर तो आप जरूर बता सकते हैं। और इस बार ये था कि नीतीश कुमार को बहुत अच्छी सीटें नहीं आएगी, भले एनडीए के गठबंधन में वो गए हैं, लेकिन काफ़ी मार्जिनली अच्छी सीट बिहार में नीतीश कुमार जी लेके आ गए हैं। तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का आधार क्या था, लालू यादव के साथ निकल के तुरंत बीजेपी में फिर वापस आ गए, और लालू यादव के साथ फिर गए क्यों थे, बीजेपी से क्या मतभेद हुआ था उस टाइम, अगर आप बता सके तो बताएं मेरे दर्शकों को। ये भी वही सवाल है उपेंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी मित्र पार्टी है जी, उसके साथ हम काम कर रहे हैं, कल से फिर उनके साथ काम करेंगे। फिर जो प्रचार प्रसार है वो आपके चैनल से मैं ज़रूर उस पर विराम लगाना चाहता हूं कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। एनडीए के सर्वमान्य नेता मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, उसको हमारा समर्थन होगा। और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में जनता दल यू को चाहेंगे तो पूर्व की भांति जेडीयू उसका हिस्सा बनने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। बाकी ऑन रिकॉर्ड उस पर मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत आभार सर।